उस साल उनके पेरेंट्स की मौत हो गई और कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर थी। ठीक उस वक्त जब उसकी सिस्टर को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। 5 साल बाद उसकी कंपनी पब्लिक हो गई और वो टॉप पर पहुंच गई। वो वेंस की प्रेसिडेंट बन गई, एक ऐसी शख्सियत जिसे हर कोई सम्मान से देखता था। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि इतने सालों के बाद आप सबसे ज्यादा शुक्रगुजार किसकी हैं? उसकी आंखें ठंडी थीं और उसके लहजे से नफरत टपक रही थी। वो छोटा भाई जिसने पैसों के लिए मुझे अबैंडन कर दिया। रिपोर्टर ने बात आगे बढ़ाई और पूछा कि तो वो अब कैसा है? प्रेसिडेंट वेंस के छोटे भाई के लिए देश भर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा गया, लेकिन उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। उन्हें सिर्फ एक चीज मिली और वो थी उसकी छोड़ी हुई डायरी। जब रिपोर्टर ने वो डायरी उसकी सिस्टर को दी तो वो वहीं जम गई। उसे लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने उसे सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। क्या ये नेट की कोई नई ट्रिक है या आप लोगों ने रेटिंग्स के लिए इसे खुद बनाया है? रिपोर्टर ने अपना सिर हिलाया और सावधानी से डायरी को वापस उठाया। ये वाकई वही डायरी है जो आपका भाई मरने से पहले छोड़ गया था। जहां तक उसकी बॉडी का सवाल है, उसका पहले ही क्रिमेशन किया जा चुका है। चूंकि कोई भी उसे क्लेम करने नहीं आया, इसलिए क्रीमेटोरियम ने ही इसे हैंडल किया। इससे पहले कि रिपोर्टर अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी सिस्टर गुस्से में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ये मत सोचना कि वो ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं उसे माफ कर दूंगी। जाकर नेट से कह दो कि अब मेरा एक भाई पहले से ही है, मेरे लिए वो अब कुछ भी नहीं है। अगर वो मर भी गया हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्टर ने उसे अजीब तरह से देखा और पूछा कि फिर हमें इस डायरी का क्या करना चाहिए। वेनेसा ने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा कि आगे बढ़ो और इसे पढ़ो। मैं देखना चाहती हूं कि वो इस बात को कैसे घुमाने का प्लान बना रहा है। हेलो मिस्टर डायरी, अब से प्लीज मेरा अच्छे से ख्याल रखना। मुझे लगता है कि अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो। चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं। आज जब मैं अपने परिवार के खरीदे हुए गिफ्ट्स लेकर निकलने की कोशिश कर रहा था तो मेरी सिस्टर ने मुझे पकड़ लिया। मैं कभी उसका सामना भी नहीं करना चाहता था, मैं तो बस बिना शोर किए उस घर से निकल जाना चाहता था। लेकिन वो बहुत अनोइंग थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और छोड़ने से मना कर दिया, रोते हुए कहा कि मैं ही उसका आखिरी बचा हुआ परिवार हूं। एक पल के लिए मेरा दिल कांप गया, लेकिन आखिर में मैंने उसे बहुत ही कोल्ड होकर देखा। अब जब कंपनी डूब चुकी है तो क्या तुम अभी भी मुझे मेरे पसंद के मोटरसाइकिल मॉडल्स दिला सकती हो? मैं पागलों की तरह पैसा खर्च करता हूं, क्या तुम मुझे रखने का खर्चा भी उठा पाओगी? तुम्हारे साथ रहने और हर एक पैसा बचाने के बजाय मैं किसी ऐसी अमीर औरत को ढूंढ लूं जो मुझे पाल सके। इत्तेफाक से मैं पहले से ही एक ऐसी औरत को जानता हूं। लेकिन मेरी सिस्टर और भी ज्यादा एंग्जाइटी में आ गई। उसने डिमांड की कि मैं बताऊं वो इंसान कौन है और मुझे वार्न किया कि मैं बेवकूफ न बनूं। उसने यहां तक कहा कि वो अब से और ज्यादा मेहनत करेगी और बहुत सारा पैसा कमाएगी। उसने प्रॉमिस किया कि वो मुझे वैसी ही पैम्पर्ड यंग मास्टर वाली लाइफ देगी जैसी मेरी पहले थी। लेकिन गेस करो मैंने उससे क्या कहा? मैं बेवकूफ बनने के लिए तैयार हूं, तुम्हें उससे क्या? अगर तुम्हारे पास मुझे सपोर्ट करने की एबिलिटी और पैसा होता तो मैं अभी भी तुम्हारा अच्छा छोटा भाई होता और घर वापस आता। लेकिन तुम्हारे पास उतना पैसा कब आएगा? मेरी सिस्टर हमेशा बहुत प्राउड थी, फिर भी सिर्फ मुझे रोकने के लिए वो घुटनों पर बैठ गई। काफी पैथेटिक था ना? मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और इससे पहले कि वो देख पाती, मैंने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछ लिए। मैंने उसे थप्पड़ भी मारा और कहा कि मुझसे चिपकी मत रहो और मेरा फ्यूचर बर्बाद करना बंद करो। मैं यहां तक कह गया कि मैं उसके साथ हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ना चाहता हूं। उस थप्पड़ ने वाकई उसे स्टन कर दिया। वो वहीं खड़ी रह गई और बस मुझे अपना सूटकेस ले जाते हुए देखती रही। सॉरी सिस, उसे दर्द हुआ होगा ना? उस पेज को खत्म करने के बाद रिपोर्टर ने एक लंबी सांस ली। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सीईओ वेंस अपने छोटे भाई पर इतना भरोसा करती थी। लेकिन जब कैमरा उनकी तरफ मुड़ा तो उनके चेहरे पर इमोशन का एक छोटा सा निशान भी नहीं था। वो अभी भी एकदम शांत और ठंडी थीं। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे सच में पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने उस समय उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और एक आस्तीन का सांप पाला। मिस्टर डायरी, मैं फिर से वापस आ गया हूं। आज मैं कुछ और टेस्ट करवाने दूसरे हॉस्पिटल गया था। सच कहूं तो मैं किसी भी चीज से ज्यादा ये चाहता था कि पहला डायग्नोसिस एक गलती निकले। उस तरह मैं वापस जा सकता था और अपनी सिस्टर को सॉरी बोल सकता था। अगर मैं बस हार मान लेता और अपना एटीट्यूड थोड़ा नरम कर लेता तो वो मुझे पक्का वैसे ही माफ कर देती जैसे वो हमेशा करती थी। लेकिन लाइफ इतने चमत्कार नहीं दिखाती है ना? उस उम्रदराज डॉक्टर ने मुझे गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? प्राइमरी लीवर कैंसर, लास्ट स्टेज। तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। सच कहूं तो उन्होंने जो कुछ भी कहा मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। लेकिन जिस पल मौत का एहसास हुआ मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं सिर्फ 18 साल का हूं। डॉक्टर ने मुझे दया की नजर से देखा। फिर उन्होंने मेरे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पेमेंट स्लिप प्रिंट की।
मैं पेमेंट मशीन की तरफ भागा और एक नजर देखा। आखिर में मैं वैसे भी हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। इसे भूल जाओ। इससे लिंक कार्ड मेरी सिस्टर का मेन अकाउंट था, इसलिए मुझे उसके कुछ पैसे बचाने चाहिए। मैं वैसे भी जल्दी ही मरने वाला हूं। उसके पैसे क्यों बर्बाद करना? उसकी हर एक सेंट बहुत मेहनत से कमाई हुई थी। जब से मेरे पेरेंट्स के साथ काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर भाग गया था, पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया और उसके साथ कैश फ्लो भी खत्म हो गया। मेरे पेरेंट्स प्रेशर से दब गए थे और इसे ठीक करने के लिए हर जगह भाग रहे थे। फिर एक बिजनेस डिनर से वापस आते समय उनका कार एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मौत हो गई। उस पॉइंट से पूरी कंपनी का बोझ अकेले मेरी सिस्टर के कंधों पर आ गया। मैंने उन डेट कलेक्टर्स को अपनी आंखों से देखा था। अपने पैसे वापस पाने के लिए उन्होंने घर की हर कीमती चीज खाली कर दी और मेरी ओवरसीज स्टडीज के लिए रखे लाखों रुपयों को बचाने के लिए मेरी सिस्टर फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और उनके सामने गिड़गिड़ाई। लेकिन अंत में बैंक ने कर्ज चुकाने के लिए बची हुई सारी एसेट्स को जब्त कर लिया। मेरी सिस्टर ने हर मुमकिन जगह से पैसे उधार लिए और बिजनेस टेबल्स पर इतनी ज्यादा शराब पी कि उसे स्टमक ब्लीडिंग हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसके पास न तो आराम करने का समय था और न ही ठीक से इलाज कराने के पैसे। इसलिए जैसे ही उसे होश आया, उसने खुद को चेकआउट कर लिया। फिर वो तुरंत क्लाइंट्स के पीछे भागने लगी, हर किसी से भीख मांगने लगी, सर्वाइवल के लिए खुद को पूरी तरह झुका दिया। मैं रोया और उससे भीख मांगी कि काम पर वापस जाने से पहले वो ठीक होने तक इंतजार करे। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वो स्टील की बनी है और उसे कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ, क्या मेरी सिस्टर थोड़ी बेवकूफ नहीं है? मैं सच में उसका कुछ बोझ उठाने में मदद करना चाहता था। मैं सच में उसे बताना चाहता था कि मुझे विदेश में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं वो बिगड़ा हुआ यंग मास्टर नहीं रहा था। मैं वो सब छोड़ सकता था। मैं पार्ट टाइम काम पर भी जा सकता था और उसे सपोर्ट करने के लिए पैसे कमा सकता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे खराब समय में मुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी जो सबसे तेजी से पैसा खर्च करती है। मिस्टर डायरी, क्या आपको भी लगता है कि मैं बेकार हूँ? रिपोर्टर की आंखें लाल हो गईं। तो ऐसा लगता है कि आपके भाई के पास उस समय आपको छोड़कर जाने की वाकई अपनी वजह थी। इतनी कम उम्र में उसे लीवर कैंसर हो गया। ये वाकई दिल तोड़ने वाला है। वेनेसा ने एक ठंडी हंसी हंसी। एक बुरा नहीं है, ये दया वाला एक्ट काफी कन्विंसिंग है। रिपोर्टर कार्टर, उसे तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। नेट हमेशा से एक झूठा रहा है। जब वो छोटा था, उसने एक बार हमारे पेरेंट्स से कहा था कि स्कूल छोड़ने के लिए उसके एंकल में मोच आ गई है। पूरा परिवार घबरा गया था और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसके आसपास इकट्ठा हो गया था। वो एक्टिंग करने में हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। मिस्टर डायरी, मैं कल रात फिर से सो नहीं सका। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता था, बस सोने के लिए दर्द बहुत ज्यादा था। बीमारी और भी बदतर होती जा रही है। अगर मैं पेनकिलर्स नहीं खरीदता हूं तो मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी कुछ और भी ज्यादा अर्जेंट है। अगर मैं जल्द ही रेंट पे नहीं करता हूं तो लैंडलॉर्ड मुझे बाहर फेंक देगा। ऐसा लगता है कि मैं सच में उस ब्रिज के नीचे सोने वाले एक्सपीरियंस को जीने वाला हूं जिसके बारे में मेरी सिस्टर बचपन में मजाक किया करती थी। जब मैं मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ब्रिज के नीचे सोने वाले हीरोज काफी कूल दिखते हैं। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे सिर्फ डर महसूस होता है। कंगाल होना डरावना है। इसलिए मैंने मम्मी और पापा द्वारा दिए गए गिफ्ट्स ऑनलाइन सेल पर लगा दिए। वे उन बहुत कम चीजों में से थे जो मेरे पास बची थीं। लेकिन जब भी कोई वाकई उनके बारे में पूछने आता, मैं हमेशा उन्हें मना करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता। आखिर में मैं उनसे अलग नहीं हो सका। लेकिन तब तक मैं इतने दर्द में था और इतना भूखा था कि मैं मुश्किल से ही टिक पा रहा था। मैं सच में इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने कार्ड से 500 विड्रॉ किए। सॉरी सिस, मैंने तुम्हारे पैसे फिर से खर्च कर दिए। गरीब होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पुरानी नखरे वाली खाने की आदतें आखिरकार ठीक हो गई हैं। जब मैं इतना भूखा था कि मैं बेहोश होने वाला था तो मैंने कचरे में फेंका हुआ एक गंदा स्टीम्ड बन भी उठा लिया और उसे खा लिया। सच कहूं तो इसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं था। ऐसा लगता है कि गरीबी वाकई हर बिगड़े हुए अमीर बच्चे की आदत को ठीक कर सकती है। मैं सुपरमार्केट गया और सादे बंस का एक बैग और पानी की एक बोतल खरीदी। फिर मैं हॉस्पिटल गया और कुछ पेनकिलर्स खरीदे। बाकी के पैसे मुझे रेंट के लिए बचाने चाहिए। मेरे टीचर ने मुझे फिर से कॉल किया। उन्होंने मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहा और कहा कि मेरे जैसे ग्रेड्स वाले किसी व्यक्ति के लिए अचानक क्लास छोड़ना बहुत बड़ी बर्बादी है। मुझे डर था कि वो मेरी सिस्टर के पास जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि मैं ड्रॉप आउट करना चाहता हूँ। लेकिन आखिर में उन्होंने फिर भी उसे कॉल कर ही दिया। मेरी सिस्टर ने अभी मुझे कॉल किया। उसकी आवाज सख्त और ठंडी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किस तरह की औरत के साथ रिश्ता जोड़ लिया है, लेकिन तुम्हें उसके लिए अपनी वह पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए थी जिस पर तुम्हें हमेशा गर्व था। अगर तुम इसी तरह डूबते रहे तो तुम मम्मी और पापा का सामना कैसे करोगे?
मैंने 10 दिनों से ज्यादा समय से अपनी सिस्टर की आवाज तक नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे ये आधी जिंदगी जैसा महसूस हुआ। मैंने अपना मुंह ढक लिया ताकि मैं जोर से न रोऊं, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सिस, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। दूसरी तरफ वो इम्पेशेंट हो गई और उसने आखिरी लाइन बोली, अगर तुम इसे जारी रखते हो तो मैं वाकई तुम्हारी परवाह करना छोड़ दूंगी। उसके हैंगअप करने के बाद मैं बहुत बहुत देर तक रोया। मिस्टर डायरी, शायद मुझे आखिरकार अपनी सिस्टर को ब्लॉक कर देना चाहिए। कल मैं विड्रॉल पेपर वर्क का काम पूरा कर दूंगा। प्रेसिडेंट वेंस को कुछ पल के लिए सन्नाटे में खोते देख रिपोर्टर एक पल के लिए रुका, अपनी आंख के कोने से नमी पोंछी और पेज पलटा। मिस्टर डायरी, मैं शिफ्ट हो गया हूं। जिस इन में मैं रुक रहा था वो एक रात के 50 चार्ज करता था। वो बहुत महंगा था। मैंने पूरा दिन शहर में भागदौड़ की और आखिरकार मुझे शहर के साउथ साइड के एक रिमोट अर्बन विलेज में एक पुरानी सी छोटी जगह मिली जो एक रात के सिर्फ 30 चार्ज करती थी। कमरे में 4 बेड थे। एक अजीब सा मिडिल एज्ड आदमी। मेरे सामने एक आदमी रहता था और उसे देखते ही मैं डर गया। मैंने उस बड़ी बहन को थैंकफुल होकर देखा जो मेरे नीचे वाले बंक पर सोती थी। उसका नाम शियांग था, हालांकि सब उसे समर कहते थे। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। रिलैक्स करो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है। सिस्टर समर वाकई बहुत अच्छी थीं। उस रात मेडिसिन लेने के बाद मैं बहुत अच्छी तरह सोया। मैंने एक सपना देखा जिसमें मम्मी और पापा मुझे और मेरी सिस्टर को डिज्नीलैंड ले गए थे। क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे आयरन मैन पसंद है, मेरी सिस्टर मेरे लिए घंटों लाइन में खड़ी रही और जब आखिर में उसकी बारी आई तो उसने मेरा नाम पुकारा और मुझे सीधे आयरन मैन परफॉर्मर के सामने खड़ा कर दिया। आखिरकार मुझे अपने पसंदीदा हीरो के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला और मैं इतना ज्यादा मुस्कुरा रहा था कि मेरी आंखें लगभग गायब ही हो गई थीं। मम्मी, पापा और मेरी सिस्टर थोड़ी दूर खड़े होकर मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे थे, लेकिन फोटो के बाद जब मैं पीछे मुड़ा तो वे सब गायब थे और अचानक वह चमकता हुआ आसमान काला पड़ गया। मैं तुरंत डर गया, लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। मैं घबराकर ठंडे पसीने में जाग गया। सिस्टर समर ने चिंता के साथ मुझे देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने अपना सिर हिला दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ऐसी जगह पर क्यों रह रहा हूँ। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे उन पर भरोसा हो गया था। सब सुनने के बाद उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुझे गले लगा लिया। उनकी बाहें बहुत गर्म थीं। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक अनाथ थीं और अडॉप्ट किए जाने के बाद उनके अडॉप्टिव फादर ने उन्हें अब्यूज किया था। आखिर में वो इसे और सहन नहीं कर सकीं और भाग गईं। अपनी टीन से ही वो सड़कों पर सर्वाइव कर रही थीं, हर तरह के लोगों से मिली थीं और खुद को प्रोटेक्ट करने के कई तरीके सीख लिए थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे जैसे किसी इंसान को मुझ जैसे किसी की जरूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके। सिस्टर समर ने मुझे पैसे बचाने की हर तरह की छोटी छोटी ट्रिक सिखाई, जैसे सुपरमार्केट में एक्सपायर्ड फूड चेक करना। कुछ स्टोर्स आपको थोड़ा हर्जाना दे देते थे, कुछ नहीं, लेकिन कई आपको वो एक्सपायर्ड फूड फ्री में ले जाने देते थे। वो मुझे मार्केट से फेंकी हुई सब्जियों की पत्तियां उठाने भी ले जाती थीं, जिन्हें आंटी लोग फेंक देती थीं। अगर आप सड़ा हुआ हिस्सा काट दें और बाकी को गर्म पानी में उबाल लें तो वो पेट भरने के लिए काफी था। सिस्टर समर मुझे पार्ट टाइम काम दिलाने भी ले गईं ताकि मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। मैंने सिर्फ एक दोपहर में 60 कमाए। उन पैसों को हाथ में लेकर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूं। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर मैं हर दिन इतना कमा सकूं तो शायद मेरे मरने के बाद मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ पैसे छोड़ पाऊंगा। इस ख्याल ने मुझे जोर से हंसा दिया। सिस्टर समर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई इडियट हूं। तुम $60 के लिए इतने खुश हो? उन्होंने मेरे माथे पर हाथ मारा और मुझे होपलेस कहा। हर दिन उस डरावने आदमी से अलर्ट रहने के अलावा मुझे बाकी सबसे पहले जल्दी से हाथ मुंह धोकर बेड पर जाना पड़ता था, क्योंकि ये इन हर रात 10 बजे पानी और इलेक्ट्रिसिटी काट देता था। सच कहूं तो वहां बिताए गए दिन फिर भी काफी खुशनुमा थे। बिजली कटने का वक्त फिर से हो गया है। गुड नाइट। रिपोर्टर ने नोटिस किया कि जब वो उस गंदे आदमी वाले हिस्से पर पहुंचा तो हमेशा ठंडी रहने वाली प्रेसिडेंट वेंस ने भी चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने सोचा कि शायद प्रेसिडेंट वेंस अपने भाई से उतनी नफरत नहीं करती थी जितना वो दिखावा कर रही थी, लेकिन एक पल बाद उसे लगा कि शायद ये सिर्फ उसका वहम था। उसने पेज पलटा और पढ़ना जारी रखा। मिस्टर डायरी, मैं वहां से निकल गया क्योंकि कल उन्होंने मुझे खून की खांसी करते हुए देख लिया था। उनके पास खुद की कोई सेविंग्स नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जिद की। उससे पहले मैंने उन्हें कभी नहीं बताया था कि मैं बीमार हूं। मैंने बस इतना कहा था कि मेरी सिस्टर के साथ अनबन हो गई है, इसलिए मैं घर से निकल गया हूं। लेकिन आखिरकार मैं उनसे ये छुपा नहीं सका। शायद मैं सच में बदकिस्मत हूं। मैं सिस्टर समर को अपने साथ नीचे नहीं खींचना चाहता और मैं इस नेक बड़ी बहन पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना चाहता जिन्हें मैं इतने कम समय से जानता हूं। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि वो इतनी मेहनत इसलिए करती हैं क्योंकि एक दिन वो खुद की ऑटो रिपेयर शॉप खोलना चाहती हैं और उनका अपना एक घर हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में मरने नहीं दूंगी। जब उन्होंने ये कहा
तो उनकी आंखों में एक जिद्दी आग थी। मैं मुस्कुराया और मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मैं असल में सोच रहा था गुड बाय सिस। अगली सुबह जल्दी ही मैं अपना बचा कुचा सामान लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। यहाँ उकड़ू बैठकर इतनी देर तक डायरी लिखने से मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। मुझे 1 सेकंड आराम करने दो। ठीक है, मेरी हालत हाल ही में और खराब हो रही है। मुझे खून की खांसी आने लगी है। अभी कुछ देर पहले ही मुझे फिर से खून की उल्टी हुई। पास से गुजरने वाले लोग मुझे इस हाल में देखकर बुरी तरह डर गए। वे दूर ही रहे और दूर से मेरी तरफ इशारा करते रहे। मैंने खुद को समेट लिया और बहुत बहुत देर बाद अपना सिर उठाया। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी डायरी पर खून की बूंदें गिर गई थीं। मैंने जल्दी से उसे पोंछने की कोशिश की, लेकिन मैं जितना रगड़ता दाग उतना ही फैलता जाता। सॉरी मिस्टर डायरी, मैंने तुम्हें भी गंदा कर दिया। मेरा ये मतलब नहीं था। बस दर्द इतना ज्यादा होता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब मैं वहां बैठकर रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, तब फटे पुराने कपड़ों में एक आंटी मेरे पास आईं। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमा दिए। मैंने कितनी भी मना करने की कोशिश की, उन्होंने पैसे वहीं फेंके और भाग गईं। मैं चुपचाप उनके पीछे गया और देखा कि उनके साथ उनके विकलांग पति थे। उनकी गोद में एक बहुत छोटा बच्चा था। उन्होंने अपने बाल पीछे किए, फिर नीचे झुककर बच्चे के गाल पर किस किया। उसके बाद वो तुरंत वापस आवाजें लगाने और फल बेचने में लग गईं। मैं वहां काफी देर तक खड़ा रहा, अंधेरा होने तक, और मेरा आधा शरीर ठंड से सुन्न हो गया था। उनके आधे से ज्यादा फल अभी भी नहीं बिके थे। उन्होंने एक आह भरी और उनके पति ने उन्हें कंफर्ट देने के लिए धीरे से कुछ शब्द कहे। उन दोनों ने अपना सामान पैक करना शुरू किया और बच्चे को अपने पास एक टोकरी में रख दिया। मैंने अपनी टोपी नीचे झुकाई और जल्दी से उनके पास गया। जब वो नहीं देख रही थीं, मैंने चुपचाप वो पैसे बच्चे के कपड़ों में डाल दिए। यह सुनकर वेनेसा ने ठंडे लहजे में कहा, अच्छी कहानी है। मैं 1 सेकंड के लिए इमोशनल होने ही वाली थी। अब क्या? उसकी शुगर मम्मी के पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए उसने गुजारा करने के लिए फिक्शन लिखना शुरू कर दिया। रिपोर्टर कार्टर, अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी बेवकूफ हूं जो यहाँ बैठकर इतना समय बर्बाद कर रही हूँ। चूंकि वो मरने का नाटक कर रहा है और मेरा सामना करने बाहर नहीं आएगा, तो मैं बस यही मानूंगी कि वो सच में मर चुका है। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वेनेसा खड़ी हो गई और बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर चली गई। इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया, लेकिन प्रोग्राम का वो एपिसोड इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों ने जल्दी ही ये बात ढूंढ निकाली कि 5 साल पहले अपने भाई से रिश्ता तोड़ने के बाद प्रेसिडेंट वेंस को अक्सर एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में आते जाते देखा गया था। इसलिए इंटरनेट पर ये कयास लगाए जाने लगे कि अपने पेरेंट्स को खोने और भाई के धोखे के बाद उनमें गंभीर साइकोलॉजिकल समस्याएं पैदा हो गई थीं। डिप्रेशन। बाद में जब कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने लगी, तो उन्होंने एक और छोटा भाई अडॉप्ट कर लिया, और प्रेसिडेंट वेंस के भाई द्वारा पीछे छोड़ी गई डायरी ने ऑनलाइन एक और भी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने नेट को कोसा और कहा कि वो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी मौत का नाटक भी। उस समय उसने पैसों के लिए अपनी ही सिस्टर को छोड़ दिया था। उसने कंपनी के कोलैप्स का सामना करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया और उसे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका दिया। अब जब उसने देखा कि उसकी सिस्टर इतनी कामयाब हो गई है, तो वो सहानुभूति पाने के लिए पिटी कार्ड खेल रहा था, यहाँ तक कि इस तरह की डायरी भी लिख रहा था। उसकी किस्मत खराब थी। प्रेसिडेंट वेंस का अब पहले से ही एक नया छोटा भाई है, जिसका नाम ह्यूगो है। अफवाहें तो यहाँ तक हैं कि उस लड़के के 18वें बर्थडे के लिए उन्होंने पूरा अम्यूजमेंट पार्क रेंट पर ले लिया था। उन्होंने उसे एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट की और उसे इस तरह लाड़ प्यार दिया जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि इस कहानी में वाकई कुछ और भी हो सकता है। डायरी बहुत रियल लग रही थी और उसमें मौजूद इमोशंस बहुत सच्चे थे। वे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ लिखने वाला इंसान वाकई सिर्फ एक लालची गोल्ड डिगर हो सकता है। लोग चाहे किसी भी साइड हों, ऑनलाइन हर कोई ये देखने का इंतजार कर रहा था कि नेट की डायरी की अगली एंट्री क्या रिवील करेगी। रेटिंग्स की खातिर स्टेशन के रिपोर्टर्स ने प्रेसिडेंट वेंस से फिर से कांटेक्ट किया। उन्होंने पूछा कि क्या वो अपने भाई की आखिरी डायरी को पब्लिक करने के लिए सहमत हैं, चाहे वो सच में इस पर यकीन नहीं करती थी या बस उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके असिस्टेंट ने रिप्लाई दिया, प्रेसिडेंट वेंस ने कहा है, डायरी पहले ही आपके स्टेशन को सौंपी जा चुकी है, चाहे आप इसे पब्लिश करें या डिस्ट्रॉय, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। असिस्टेंट ने एक और बात जोड़ी, प्रेसिडेंट वेंस ने यह साफ कर दिया था कि अब उनका सिर्फ एक ही छोटा भाई है, ह्यूगो। व्यूअर्स के एक हिस्से को यह जानकर बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। वे देखना चाहते थे कि क्या नेट अपनी एक्टिंग जारी रख पाएगा, क्योंकि ये साफ था कि उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऑथराइजेशन मिलने के बाद स्टेशन ने जल्द ही एक लाइव प्रोग्राम एयर किया जिसका नाम था नेट्स डायरी बिफोर डेथ। स्क्रीन पर रिपोर्टर के चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन था, आप सभी की तरह मैंने भी ये डायरी पहले से नहीं पढ़ी है। अब जब मुझे प्रेसिडेंट वेंस से ऑथराइजेशन मिल गया है,
तो मैं आज इसे सबके साथ लाइव शेयर कर रहा हूँ। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि लोग अपनी बातों में थोड़ी दया दिखाएंगे। एक ही पल में लाखों व्यूअर्स लाइव स्ट्रीम में उमड़ पड़े। 1 मिनट से भी कम समय में ये नंबर 1 मिलियन के पार हो गया और हर कोई रिपोर्टर कार्टर के डायरी खोलने का इंतजार कर रहा था। वेंस रेजिडेंस में असिस्टेंट आइवी ने एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ प्रेसिडेंट वेंस की तरफ देखा। काफी देर हिचकिचाने के बाद वो आखिरकार बोली, प्रेसिडेंट वेंस, प्रोग्राम शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट वेंस ने अपनी आंखें तक नहीं उठाई। मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसके बारे में दोबारा कुछ नहीं सुनना चाहती। रिपोर्टर कार्टर ने एक लंबी सांस ली और डायरी खोली। मिस्टर डायरी, आज मुझे एक पप्पी मिला। पहले तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन वो अपनी घायल टांग घसीटते हुए मेरे पीछे आता रहा और पूरे समय कराता रहा। मुझे पता था कि मैं उसका ख्याल रखने की कंडीशन में नहीं हूँ, इसलिए मैंने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद मैं पीछे मुड़ गया। जिस पल मैंने उसे उठाया, उस छोटे पीले कुत्ते की आंखें चमक उठीं। वो अपनी जीभ से मेरी हथेली को चाटता रहा। मैंने एक आह भरी। उसने पक्का मुझे पहचान लिया होगा और समझ गया होगा कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ। मैंने उसका नाम एवर रखा। मैंने बस यही उम्मीद की कि वो लकी होगा और लंबी उम्र जिएगा, मेरी तरह शॉर्ट लिव्ड नहीं होगा। मैं उसे एक पेट हॉस्पिटल ले गया और अकेले एग्जामिनेशन फीस ने ही मेरा वॉलेट खाली कर दिया। इसके बाद सर्जरी में 2000 और खर्च होने थे। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। एवर को अपनी बाहों में थामे हुए मैंने डॉक्टर से सावधानी से भीख मांगी। क्या मैं उसे सर्जरी के लिए कुछ दिनों में वापस ला सकता हूं? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब और देरी नहीं की जा सकती। कल आखिरी मौका था। मैं एवर को पेट हॉस्पिटल से बाहर ले आया और एक सड़क के कोने पर खाली दिमाग से बैठ गया। मैंने उससे धीरे से कहा, तुम बहुत डम्ब हो। दुनिया के सभी अमीर लोगों में से तुम्हें मुझ जैसे किसी को चुनना था, एक मरता हुआ आदमी। और ये सबसे बुरा हिस्सा भी नहीं है, मैं कंगाल भी हूं। मैं तुम्हारे लिए 2000 कहां से लाऊंगा? पप्पी मेरी एक बात भी नहीं समझ सका। वो बस खुशी से अपनी पूंछ हिलाता रहा, जैसे इस बात का जश्न मना रहा हो कि आखिरकार उसे एक घर मिल गया है। उसे देखकर मेरी आंखें फिर से भर आईं। कोई और रास्ता न पाकर मैं एक एटीएम के पास गया और हिचकिचाते हुए 2000 विड्रॉ करना चाहता था। सिस, इसे आखिरी बार रहने दो कि मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर रहा हूं। लेकिन जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी वो ये था कि मेरी सिस्टर ने पहले ही मेरा सेकेंडरी कार्ड फ्रीज कर दिया था। मेरा दिल बैठ गया। फिर सोचा, मैं ही तो था जिसने कहा था कि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूं। उसके पास मुझे पैसे देते रहने का कोई कारण नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी सिस्टर से दोबारा कांटेक्ट करूंगा, लेकिन इस बार मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ये एवर के लिए था, इसलिए मैंने उसका नंबर अपनी ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया। फिर मैंने उसे कॉल किया। लाइन बहुत देर तक बजती रही। जब मुझे लगा कि वो फोन नहीं उठाएगी तो उसने आखिरकार जवाब दिया और ठंडी आह भरी, क्या अब उसे पछतावा हो रहा है? तुमने मुझे ब्लॉक किया और अब तुम ही मुझे पहले कॉल कर रहे हो। क्या तुम ही वो नहीं थे जिसने कहा था कि तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? या क्या तुम्हारे पास अब पैसे खत्म हो गए हैं? जिस पल मेरी सिस्टर बोली, मेरे तैयार किए गए सारे शब्द मेरे गले में ही अटक गए। 1 सेकंड के लिए मैं बस वहीं फोन काट देना चाहता था, लेकिन मेरी बाहों में एवर एक रिमाइंडर की तरह था, बोलो, मुझे बचाओ। एक पल की खामोशी के बाद मेरी सिस्टर ने फिर से ठंडेपन से मुझसे सवाल किया, तुमने इतने समय तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि तुम्हारी सिस्टर ठीक से खा रही है, ठीक से सो रही है, या वो तुम्हें याद कर रही है या नहीं। तुमने मुझे सिर्फ पैसे मांगने के लिए कॉल किया, है ना? मैंने अपने होंठ को जोर से काट लिया। मेरे गले से एक नमकीन मेटालिक स्वाद उठा और मैंने उसे वापस नीचे धकेल दिया। अंत में मैंने मैकेनिकली जवाब दिया, हाँ। लाइन के दूसरी तरफ मेरी सिस्टर की आवाज रुंध गई, तो तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। क्या तुम अब संतुष्ट हो? मुझे तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। नेट, तुम्हारे पास वाकई दिल नहीं है। आज से तुम्हारी सिस्टर के तौर पर मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। जिस पल उसने फोन काटा, मैं आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। मैं एवर को गोद में लेकर नीचे झुक गया और उल्टी कर दी। खून, बहुत सारा खून, लेकिन अंधेरी जमीन पर किसी तरह ये मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। एवर बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था और बिना रुके रो रहा था। वो बार बार मेरा चेहरा चाटता रहा। मैंने हाथ बढ़ाया और उसे शांत करने के लिए धीरे से सहलाया। दर्द हो रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद दर्द भी सुन्न होने लगता है। बस मेरे शरीर की तुलना में मेरे दिल में ज्यादा दर्द हो रहा था। जब मैंने वापस अपने फोन की ओर देखा तो मैंने देखा कि मेरी सिस्टर ने मुझे 20,000 ट्रांसफर कर दिए थे। जब मैंने उसे एक्स्ट्रा पैसे वापस भेजने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे पहले ही ब्लॉक कर दिया है। मैंने एवर को पकड़ा और बहुत देर तक रोया। मैं तब जान गया था
मेरी सिस्टर ने वाकई इस बार मुझे हमेशा के लिए अबैंडन कर दिया था। उस समय मैं चाहता था कि वो मुझे भूल जाए और मुझसे पूरी तरह नाता तोड़ ले, लेकिन अब जब उसने वाकई ऐसा कर दिया था, जब उसने ऐसा किया तो मैं इतने दर्द में था कि मुश्किल से सांस ले पा रहा था। एवर अब मेरा कोई घर नहीं रहा। कमेंट्स पागलों की तरह आने लगे। ये इतना क्रूर क्यों है? भले ही ये लड़का अपनी मौत का नाटक कर रहा हो, पर यह कहानी बहुत ज्यादा दिल तोड़ने वाली है। मैं पहले ही रो रहा हूं। जल्दी करो और पढ़ना जारी रखो। एवर का क्या हुआ? एक पप्पी बोल नहीं सकता। वह सिर्फ इतना जानता है कि आखिरकार एक घर मिलने का जश्न कैसे मनाया जाता है। उस लाइन ने मुझे बर्बाद कर दिया। लाइव स्ट्रीम में अभी भी कुछ लोग थे जो नेट को एक्टिंग करने, सहानुभूति बटोरने और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कोस रहे थे, लेकिन पहले की तुलना में वे अब केवल एक छोटी सी माइनॉरिटी रह गए थे। अब इस पॉइंट पर हर कोई वास्तव में जिसकी परवाह कर रहा था वो ये था कि क्या एवर सुरक्षित था। अर्जेंट कमेंट्स की बाढ़ के बीच रिपोर्टर कार्टर ने अपने इमोशंस को संभाला और पेज पलटा। मिस्टर डायरी, लंबे समय बाद मिले। यहाँ कुछ अच्छी खबर है। एवर की सर्जरी हो गई और अब वो हेल्दी है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा क्लिंगी डॉग बन गया है। मैं जहां भी जाता हूं वो पीछे पीछे आता है। यहां तक कि जब मैं सोता हूं तो वो मेरे पैरों के पास दुबक कर सोने की जिद करता है। लेकिन एक बुरी खबर भी है, मेरी बीमारी और खराब हो गई है। मुझे नहीं पता कि मैं और कितने समय तक जी पाऊंगा। शायद मेरे पास 1 महीना भी नहीं बचा है। अब जब भी मैं भारी मात्रा में पेनकिलर्स खरीदने फार्मेसी जाता हूं तो क्लर्क हमेशा मुझे शक की नजर से देखते हैं, जैसे उन्हें लगता हो कि मैं किसी तरह का एडिक्ट हूं। किस्मत से मेरे पास अभी भी मेरे डायग्नोसिस पेपर्स हैं। अगर मैं काफी देर तक मिन्नतें करूं तो वे अक्सर आखिर में नरम पड़ जाते हैं और मुझे दवाइयां बेच देते हैं। लेकिन पेन किलर्स अब कम से कम असर कर रहे हैं। बस सोने के लिए मुझे हर बार पहले से ज्यादा दवा लेनी पड़ती है। कल जब मैं फ्लायर्स बांट रहा था, मैं अचानक सड़क किनारे गिर गया। एवर बुरी तरह डर गया था। वो मेरा चेहरा चाटता रहा और मुझ पर भौंकता रहा। आखिर में किसी दयालु राहगीर ने नोटिस किया और मुझे हॉस्पिटल भेजा, यहाँ तक कि मेरे लिए कुछ पैसे भी दिए। मैंने दुख के साथ हिसाब लगाया। न केवल मुझे उस पार्ट टाइम जॉब के पैसे नहीं मिले, बल्कि मेरे हाथ से काफी ज्यादा पैसे चले गए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है और तुम्हारे परिवार को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द तुम। उन्होंने सेंटेंस कभी पूरा नहीं किया, लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि उनका क्या मतलब था। मैंने उन्हें कुछ दिखावटी जवाबों के साथ टाल दिया और जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। हॉस्पिटलाइजेशन? बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचा तो मैंने एवर को वहां पाया। मुझे देखते ही वो सीधे मेरी तरफ दौड़ा। लेकिन उस रात मैं अभी भी इतने दर्द में था कि करवटें बदलता रहा, सो नहीं सका। एवर ने नोटिस किया कि मुझे कितना दर्द हो रहा था। वो घबरा गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो बस मुझसे कसकर चिपक गया। फिर वो बार बार मुझे ऐसे चाटने लगा जैसे वो रोने वाला हो। मैंने उसे कंफर्ट देने के लिए कमजोरी से अपना हाथ उठाया और कहा कि सब ठीक है। लेकिन अगले ही पल मैं खुद को रोक नहीं पाया और बाहर भागकर टॉयलेट में उल्टी कर दी। ऐसा लगा जैसे मैं अपने अंदर का सब कुछ बाहर निकाल दूंगा। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। मैंने तब तक उल्टी की जब तक मेरी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया। बाद में जब मुझे होश आया तो एवर मुझे चाट रहा था। मैंने शीशे में देखा और खुद को ही डरा दिया। मैं बहुत बदसूरत लग रहा हूं। मेरे बाल पतले हो रहे हैं और मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। वे गाल जो पहले गोल हुआ करते थे अब इतने धस गए हैं कि मेरी ठुड्डी नुकीली लग रही है। मेरी सिस्टर मजाक करती थी कि मेरे बेबी फेस की वजह से मैं पूरी तरह मासूम दिखता हूं, लेकिन अब लगता है कि मैं वाकई इसी चेहरे के साथ हमेशा के लिए फंसने वाला हूं। रहना, हमेशा यंग रहना आखिरकार इतनी अच्छी बात नहीं लगती। मैं धीरे धीरे बड़ा होना चाहता हूं ताकि अपनी सिस्टर के साथ रह सकूं, उसे अपना परिवार शुरू करते देखूं, उसका करियर बनते देखूं और उसे एक खुशहाल परफेक्ट लाइफ जीते देखूं। मैंने अपना चेहरा धोया और खुद को चीयर अप करने के लिए अपने गाल थपथपाए। मुझे लगता है कि इसकी एक अच्छी साइड भी है। ये अच्छा है कि मेरी सिस्टर मुझे देख नहीं सकती कि मैं अब कैसा दिखता हूं, वरना वो पक्का डर जाती। मैंने अपनी पेन किलर्स ली और मुश्किल से सो पाया। आधी रात को मेरा बुखार वापस आ गया। मिस्टर डायरी, बहुत दर्द हो रहा है। सच कहूं तो मुझे अपनी सिस्टर की बहुत बहुत याद आ रही है। मैं बस उसे एक आखिरी बार देखना चाहता हूं, बस दूर से, उतना ही काफी होगा। ऐसी ख्वाहिश करना बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। मैं अब उसे देखने निकल रहा हूं। मैं एवर को अपने साथ ले जा रहा हूं। मैंने इसके लिए एक हैट, मास्क और ब्लैक ट्रेंच कोट तैयार किया है। पपराजी की तरह कूल लग रहा हूं। मुझे बस उसे दूर से एक बार देखना है। मिस्टर डायरी, मैं वापस आ गया हूं। मेरी सिस्टर पहले की तरह ही खूबसूरत और काबिल थी। वो और लंबी हो गई है, लेकिन वो पतली भी हो गई है।
मैं पहले सिर्फ एक बार देखकर चले जाना चाहता था, पर वो बहुत नाखुश लग रही थी। वो पहले मुस्कुराना कितना पसंद करती थी, मुझे पता भी नहीं चला, और मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल क्यों जा रही थी, वो एक साइकोथेरेपिस्ट से क्यों मिल रही थी। उसके जाने के बाद मैंने उसके अटेंडिंग डॉक्टर से पूछा। उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये पेशेंट की प्राइवेसी है। जब मैंने उनसे बार बार भीख मांगी, तब जाकर उन्होंने आखिरकार एक आह भरी और मेरी सिस्टर की कंडीशन के बारे में बात की। मेरी सिस्टर बीमार है, वो बहुत बीमार है। हमारे पेरेंट्स की मौत ने उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचाया है, और मेरे चले जाने ने उसे खुद को और भी ज्यादा ब्लेम करने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि वो बेकार है और मेरा ख्याल नहीं रख सकी, जिसकी वजह से मैंने उससे नफरत की और छोड़कर चला गया। इस वजह से मेरी सिस्टर ने खुद को चोट पहुंचाना भी शुरू कर दिया। मैं रोया, और रोते रोते मैं हंसने लगा। मेरी सिस्टर कितनी बेवकूफ है। बेकार तो साफ तौर पर मैं हूं। मुझे तो बस उसे नीचे खींचना आता है। वो दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर है। वो पूरे 1 साल तक अपनी पॉकेट मनी बचाती थी सिर्फ मुझे एक महंगा बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। वो स्कूल में उन बुलीज को तब तक पीटती थी जब तक वे खड़े होने लायक न रहें, भले ही इसके लिए उसे सजा मिले। हमारे पेरेंट्स की मौत के बाद उसने सब कुछ संभाला और सारा प्रेशर अकेले अपने ऊपर ले लिया, और फिर भी मुझे एक कंफर्टेबल लाइफ दी। मैं उससे कभी नफरत कैसे कर सकता हूँ। रिपोर्टर कार्टर अचानक रुके और उन्होंने डायरी कैमरे को दिखाई। सबने नोटिस किया कि इस पेज पर साफ हैंडराइटिंग के अलावा आंसुओं की बूंदों के निशान भी थे जिन्होंने पेपर को भिगो दिया था और फिर वे सूख गए थे। वो पक्का बहुत देर तक रोया होगा। उसके आंसुओं ने डायरी के इस पूरे पेज को गीला कर दिया था। रिपोर्टर कार्टर की आंखें भी भीगने से नहीं रुक सकीं। उन्होंने अपनी आवाज को संभाला, जो गला रुंध जाने की वजह से कांप रही थी। मिस्टर डायरी, मैं बहुत बेकार हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बेबसी से अपनी सिस्टर को अपने पास से गुजरते देखा और मुझमें आगे बढ़कर उसे गले लगाने की हिम्मत तक नहीं थी। जिस छोटे से पल के लिए हमारी आंखें मिली, उसने अपनी नजरें फेर लीं। वो मुझे अब पहचान नहीं सकी। खैर, ये सही भी है। अभी किसी आधे इंसान, आधे भूत जैसे मॉन्स्टर जैसा दिख रहा हूँ। यही सबसे अच्छा है कि वो मुझे फिर कभी न देखे। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता, मिस्टर डायरी। मैंने अपना मन बना लिया है। इतने दर्द में मरने के बजाय क्यों न मैं अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी खत्म कर दूं? क्या आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं? बीमारी वाकई मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। मैं हर वक्त आपसे बात करता रहता हूं और एवर से बात करता हूं, जैसे तुम लोग वाकई मुझे जवाब दे सकते हो। लेकिन एवर का क्या होगा? मैं उसे ऐसे ही पीछे नहीं छोड़ सकता। मैं एवर को अपनी सिस्टर को देना चाहता हूं ताकि वो उसके साथ रह सके। इस तरह एवर का ख्याल भी रखा जाएगा। मैं सच में बहुत स्मार्ट हूं। लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया कि कल मेरा बर्थडे है। मुझे लगता है कि मैं एक और दिन रुकूंगा। मैं अपने बर्थडे पर मरना नहीं चाहता। पिछले साल मेरे 17वें बर्थडे पर मम्मी और पापा ने सिर्फ मेरे लिए एक कस्टम लिमिटेड एडिशन गेमिंग सेटअप बनवाया था। उसे खोलने के बाद पापा मेरा कंधा थपथपाते रहे और हंसते हुए कहते रहे कि मैं सबसे कूल बच्चा हूं। मेरी सिस्टर ने भी मुझे एक मैकेनिकल वॉच दी थी जिसकी सतह रोशनी में चमक रही थी। वो जाहिर तौर पर बहुत महंगी थी, लेकिन वे सभी गिफ्ट्स अब जा चुके थे। बाकी एसेट्स के साथ उन्हें भी ले लिया गया। सब कुछ जब्त हो गया। अब मेरे पास सिर्फ वही गिफ्ट्स बचे हैं जिनकी कीमत ज्यादा नहीं थी। मैं जहां भी जाता हूं उन्हें अपने साथ रखता हूं। यहां तक कि जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, तब भी मैं उनमें से एक को भी बेचने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब मैं सोता हूं तो मैं उस ब्राउन टेडी बेयर को पकड़ता हूं जो मम्मी ने मुझे तब खरीदा था जब मैं 8 साल का था। मुझे लगता है जैसे मैंने उन्हें पकड़ा हो। मम्मी, पापा और मेरी सिस्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि जब मेरा बॉलिग होने का दिन आएगा तो वे मेरे 18 साल के होने का जश्न मनाने के लिए अब तक की सबसे ग्रैंड बर्थडे पार्टी देंगे। लेकिन अब लगता है कि मेरे साथ सिर्फ एवर ही बचा है। जब मैं उसे पकड़ता हूं तो वही इकलौती गर्माहट है जो मेरे पास बची है। एवर को मेरी फीलिंग्स का एहसास हो गया था। वो अपनी गीली जीभ से मेरी हथेली और गाल को बार बार चाटने लगा, जैसे वो मुझे वापस जिंदगी की गर्माहट देने की कोशिश कर रहा हो। इससे थोड़ी गुदगुदी हुई और आखिर में मैंने मुस्कुराते हुए एवर को एक बार किस किया। मैं उसे एक केक शॉप पर ले गया क्योंकि मैं खुद के लिए एक छोटा सा केक खरीदना चाहता था। पहले जब मेरे बर्थडे होते थे तो मुझे मम्मी पापा द्वारा ऑर्डर किए गए 3 या 4 मंजिल वाले केक पसंद भी नहीं आते थे। लेकिन अब जब इतने समय से मुझे केक नहीं मिला था तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैं काफी देर तक वहां खड़ा रहा। सैकड़ों की कीमत वाले प्राइस टैग को देखकर मेरा दिल दुख रहा था। क्लर्क चिढ़कर मेरे पास आई और पूछा, खरीद रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो आगे बढ़ो। फिर उसने मेरी गोद में एवर को देखा और माथा सिकोड़ा। स्टोर में पेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी एक आदमी को पूडल लेकर अंदर आते देखा था। शायद इसलिए क्योंकि एवर गंदा दिख रहा था और मेरे पास उसे नहलाने के लिए पेट सैलून ले जाने के पैसे नहीं थे। मैंने बार बार माफी मांगी
और अंत में मैंने उनका सबसे सस्ता चॉकलेट केक कप खरीदा जो 20 बक्स का था। मुझे पार्क में एक बेंच मिली और मैं एवर को गोद में लेकर बैठ गया। वहां कोई कैंडल नहीं थी, इसलिए मैंने बस अपने दिमाग में चुपचाप मोमबत्ती बुझाने की एक्टिंग की। फिर मैंने आंखें बंद की और एक विश मांगी। मैंने विश मांगी कि एवर हमेशा सुरक्षित रहे। मैंने अपनी सिस्टर के लिए विश मांगी कि वो खूब तरक्की करे, लंबी उम्र जिए और उसकी लाइफ खुशहाल हो। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने केक का कुछ हिस्सा एवर को खिलाया। वो खुशी खुशी उसे खाने लगा, जैसे वो मेरे साथ मेरे बालिग होने का जश्न मना रहा हो। मुझे खुद भी इसकी बहुत क्रेविंग हो रही थी, लेकिन सिर्फ कुछ बाइट्स के बाद मैं एक तरफ झुका और सब कुछ उल्टी कर दिया। आखिर में मैं फिर भी एवर को एक पेट शॉप पर ले गया और उसे साफ करवाने के लिए 200 खर्च किए। मालिक ने कहा कि उसने आज तक इतना वेल बिहेव छोटा कुत्ता कभी नहीं देखा। मैंने साफ और फ्लफी एवर को वापस अपनी गोद में ले लिया। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। एवर वो गिफ्ट है जो स्वर्ग ने मुझे दिया है, और अब मैं वो गिफ्ट अपनी सिस्टर को देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे लिए एवर का अच्छे से ख्याल रख पाएगी, और मुझे उम्मीद है कि एवर मेरी जगह उसके साथ रह सकेगा। जहां तक कार्ड में बचे 20,000 की बात है, मैं उन्हें भी चुपके से अपनी सिस्टर के दरवाजे की दरार से अंदर डालना चाहता हूँ। अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो शायद ये अब कभी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि कल मैं मम्मी और पापा से मिलने दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। मिस्टर डायरी, मुझे तुम्हारी और एवर की बहुत याद आएगी। मैं तुम पर और अपनी सिस्टर पर भी नजर रखूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन रिपोर्टर कार्टर ने सहज रूप से अगला पेज पलटा और उस पर लिखे शब्द देखे। सॉरी एवर, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। क्या मेरी सिस्टर को लगा कि तुम पहले से किसी और के हो, या क्या वो तुम्हें चाहती ही नहीं थी? मैं ज्यादा दूर नहीं छुपा था, ये सोचकर कि मेरी सिस्टर जब एवर को अपने साथ ले जाएगी तभी मैं वहां से जाऊंगा। लेकिन एवर पट्टे से छूट गया और सीधे मेरी तरफ भागा। अगर मैंने खुद उसे अपनी सिस्टर के हाथों में सौंपा होता तो क्या वो ठीक रहता? मैं रोता रहा और बार बार एवर से भीख मांगता रहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसने फिर भी अपना सिर उठाने की कोशिश की, एक हल्की सी आवाज निकाली, मेरा चेहरा चाटा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने एवर को अपनी बाहों में लिया और उसके लिए धीरे से गाना गाया, लिटिल पप्पी ओपन अप द डोर। लेकिन मुझे पता भी नहीं चला और मैं बहुत जोर से रोने लगा। मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। मैंने एवर को मम्मी और पापा की कब्र के बगल में छोटी सी ढलान पर दफना दिया। आज रात चांद पूरा नहीं है, लेकिन चमक रहा है। लगता है कि मैं 15 तारीख तक नहीं टिक पाऊंगा। एवर, थोड़ा धीरे दौड़ना, मैं अब तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। और मम्मी पापा सिस, गुड बाय। जब तक रिपोर्टर कार्टर ने डायरी पढ़ना खत्म किया, उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स तुरंत फट पड़े। तुम्हारा क्या मतलब है कि एवर मर गया, नेट भी मर गया? ये बहुत क्रूर है। लड़के का मरना एक बात है, लेकिन कुत्ते को क्यों मारा? उस पप्पी ने क्या गलत किया था? एवर बहुत बेचारा है। मुझे कुत्ते वाली कहानी से दुखी मत करो। तो क्या नेट वाकई मर गया है या नहीं? क्या ये सिर्फ शो के लिए है? क्या कोई मुझे बता सकता है? धीमी आवाज में रिपोर्टर कार्टर ने जवाब दिया। उस समय के ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड्स और हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नेट की वाकई 5 साल पहले मौत हो गई थी। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है और ये कोई झूठी मौत नहीं है। कृपया मरने वाले के लिए कुछ सम्मान दिखाएं। जहां तक इस डायरी का सवाल है, हम इसे सुरक्षित रखेंगे। हम आगे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। थैंक यू। इसके साथ ही रिपोर्टर कार्टर ने मौके पर ही लाइव स्ट्रीम खत्म कर दी। लेकिन इंटरनेट की जिज्ञासा शांत होने से बहुत दूर थी, इसलिए लोगों ने तुरंत प्रेसिडेंट वेंस के सोशल मीडिया पर प्राइवेट मैसेज की बाढ़ ला दी। उनका कमेंट सेक्शन रिप्लाई की आंधी के नीचे दब गया था। सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि इससे जुड़े टॉपिक्स सीधे ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गए। प्रेसिडेंट वेंस का भाई नेट मर चुका है। क्या नेट की डायरी वाकई सच थी? उसी समय डायरी में जिक्र की गई औरत समर ने ऑनलाइन एक पोस्ट किया। क्या नेट वाकई मर गया है? मुझे माफ करना। बिना गुड बाय कहे उसके गायब होने के बाद मैंने उसे बहुत समय तक ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। मैंने उसे निराश किया। अगर मैं उसे पहले हॉस्पिटल ले गई होती तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जाता और उसे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। पहले तो ज्यादातर लोगों को समर की बात पर शक हुआ, लेकिन फिर उसने उन दोनों की एक साथ फोटो पोस्ट की। उसमें मुस्कुराता हुआ वो यंग लड़का लगभग दिख रहा था, उसी फोटो के जैसा जो पहले से ही ऑनलाइन वायरल हो चुका था, और तभी लोगों को आखिरकार उस पर यकीन हुआ। एक ही पल में इंटरनेट पूरी तरह टूट गया। आखिरकार हर किसी ने मान लिया कि डायरी असली थी। पूरा इंटरनेट नेट और एवर के लिए शोक मनाने लगा। एक के बाद एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑनलाइन फटने लगे। नेट एवर, हम तुम्हें घर वापस ला रहे हैं। नेट एवर, क्या तुम ठीक हो? दूसरी दुनिया में पब्लिक रिएक्शन का ये तूफान आखिरकार प्रेसिडेंट वेंस की असिस्टेंट तक पहुंच गया। वो काफी देर तक अपने फोन को देखती रही।
बार बार हिचकिचाने के बाद वो आखिरकार बोली, प्रेसिडेंट वेंस, 5 साल पहले क्या आपने कभी कोई कुत्ता देखा था? एक हल्के पीले रंग का। प्रेसिडेंट वेंस ने उसे कंफ्यूजन में देखा, फिर एक पल के बाद अपना सिर हिलाया। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर आई थी, मैंने एंट्रेंस पर पिलर के पास एक छोटा कुत्ता बंधा हुआ देखा था। उसका फर हल्का क्रीमी येलो था, उसकी नाक पिंक थी और वो साफ सुथरा और प्यारा लग रहा था। एक नजर में ही साफ था कि वो किसी का पालतू है। मुझे याद आया कि उसे भी छोटे जानवर पसंद थे, इसलिए मैं पास गई और उसे सहलाया। कुत्ता बहुत वेल बिहेव्ड था। वो मुझे देखकर अपनी पूंछ हिलाता रहा। मैंने सोचा कि उसका मालिक जल्द ही वापस आ जाएगा, इसलिए मैं अंदर चली गई। उसके कुछ ही देर बाद मैंने बाहर शोर सुना। मैं खिड़की के पास गई और बाहर देखा तो मैंने एक यंग लड़के को सड़क के बीचों बीच उस छोटे कुत्ते को पकड़े हुए रोते हुए देखा। वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। वही पक्का उस कुत्ते का मालिक रहा होगा। बाद में मैंने सुना कि कुत्ता अपने मालिक को नहीं ढूंढ पाया, घबरा गया, अपने पट्टे से छूट गया और एक कार ने उसे टक्कर मार दी। असिस्टेंट वहीं जम गई और फिर उसका फोन अचानक बज उठा। उसने उन फाइल्स पर नजर डाली जो अभी अभी आई थीं और उसका दिल तुरंत बैठ गया। प्रेसिडेंट वेंस, आई एम सॉरी। इस दौरान मैंने आपकी पीठ पीछे डायरी की जांच की और मैंने आपके भाई के ठिकाने के बारे में भी पता लगाया। वो सच में मर चुका है। पुलिस ने 5 साल पहले ही उसका डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर कर लिया था। ये सच है, इसे झूठ नहीं बनाया जा सकता। उसकी मौत जहर पॉइजनिंग से हुई थी और डायरी भी असली है। ये कहने के बाद असिस्टेंट की प्रेसिडेंट वेंस का रिएक्शन देखने तक की हिम्मत नहीं हुई। वो बस अपना सिर झुकाकर रिलेटेड रिपोर्ट्स खोल सकी। प्लीज इसे देखिए, ये वही है जो नेट के साथ हुआ था। इसके बाद उसकी डायरी आज पूरे इंटरनेट पर पब्लिक कर दी गई है। जब वो दरवाजे तक पहुंची तो वो खुद को एक आखिरी लाइन कहने से नहीं रोक सकी। आपके भाई ने वाकई बहुत बुरा वक्त देखा है। प्रेसिडेंट वेंस के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद आइवी ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो क्लिक की आवाज हुई, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बाहर ही सील हो गई हो। ऑफिस के अंदर अब सिर्फ वेनेसा बची थी और उसके हाथों में वो इन्वेस्टिगेशन फाइल थी जो उसे कुचलने के लिए काफी थी। हवा जैसे जमसी गई थी। वो ठंडापन और शांति जो उसने खुद को बनाए रखने के लिए मजबूर किया था, एक ही पल में फटे हुए बैलून की तरह ढह गई। उसमें तुरंत फाइल खोलने तक की हिम्मत नहीं थी। उसकी बर्फीली उंगलियां सिर्फ पेपर के खुरदरे किनारों को छू रही थीं। लेकिन उसके दिमाग में इंटरव्यू के सीन अनकंट्रोल्ड तरीके से फ्लैशबैक हो रहे थे। जिस पल रिपोर्टर कार्टर ने डायरी निकाली थी, उसके सीने में हुई वो बेचैनी, शक और दर्द की वे छोटी छोटी चुभन जिन्हें उसने डायरी पढ़ते समय दबा दिया था। और वो एक सेंटेंस में अपनी सिस्टर के साथ रहना चाहता था और ये पक्का करना चाहता था कि एवर का ख्याल रखने वाला कोई हो। उस समय उसने इसे नेट के अनाड़ी झूठों में से एक मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब वे शब्द जहर भरी सुइयों की तरह एक के बाद एक उसके दिल में चुभ रहे थे। आखिरकार कांपते हुए उसने फाइल खोली। सबसे पहले पेज पर पुलिस द्वारा जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी थी। उसका फॉर्मेट बहुत ही क्रूर और ठंडा था। नाम नेट, जेंडर मेल, मौत की तारीख 5 साल पहले की पतझड़। उस आखिरी फोन कॉल और उसकी मौत के बीच सिर्फ 3 महीने बीते थे। मौत का कारण जहर, पॉइजनिंग। मिलने की जगह शहर के किनारे नदी के पास एक छोटा सा बाग, ठीक उसी कब्र के पास जहां उसने लिखा था कि उसके पेरेंट्स की अस्थियां दफन थीं। बॉडी ढूंढने वाला व्यक्ति, सुबह की सैर पर निकला एक बुजुर्ग आदमी। अवशेषों का निपटान अनक्लेम्ड। नियमों के अनुसार फ्यूनरल होम द्वारा क्रिमेशन किया गया। अस्थियां अस्थायी रूप से स्टोर की गई थीं। बाद में स्टोरेज पीरियड खत्म होने पर उनका इकोलॉजिकल डिस्पोजल कर दिया गया। हर एक शब्द उसके दिल पर चलती हुई किसी कुंद आरी की तरह महसूस हो रहा था और उस अनक्लेम्ड शब्द ने उसके चेहरे पर एक असली तमाचे की तरह वार किया। वो उस समय क्या कर रही थी? धोखे के गुस्से और दर्द में डूबी हुई। शायद किसी साइकियाट्रिक क्लिनिक में बैठकर इलाज करवा रही थी। शायद किसी बैंक्वेट में जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। शायद एक बार भी सच में ये चेक नहीं किया कि क्या वो इस दुनिया में कहीं जिंदा है। उन पेजेस के पीछे कुछ सीन फोटोज की फोटोकॉपी थी। रेजोल्यूशन कम था, लेकिन सच दिखाने के लिए काफी साफ था। एक यंग लड़का इतना दुबला कि लगभग सिर्फ हड्डियां बचा था। वो शांति से एक पेड़ के तने के सहारे टिका हुआ था और वही ब्लैक कोट पहने था जिसका जिक्र डायरी में था। उसकी हैट ने उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढक रखा था और उसके पैरों के पास दवा की खाली बोतलें और स्लीपिंग पिल्स के पत्ते बिखरे हुए थे। अपनी बाहों में वो एक पुराना ब्राउन टेडी बियर दबोचे हुए था। वेनेसा ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही बर्थडे गिफ्ट था जो उनकी मम्मी ने उसे तब दिया था जब वो 8 साल का हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इसे पूरे समय अपने साथ रखे हुए था। एक और फोटो उस जगह की थी जहां डायरी मिली थी। वो ठीक उसके बगल में पड़ी थी, सावधानी से एक प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई, जैसे उसे डर हो कि ओस उसे भिगो न दे। बिल्कुल आखिरी समय में भी वो उस इकलौती डायरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी बातें सुनती थी।
वेनेसा की सांसें उखड़ने लगीं और एक पल में उसकी नजरें धुंधली हो गईं। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं सकी। उसके सीने की गहराई से एक टूटी हुई सिसकी निकली। वे आंसू जिन्हें उसे लगा था कि वो बहुत पहले ही बहा चुकी है, आखिरकार सारे बांध तोड़कर बाहर निकल आए और पिघले हुए पानी की तरह उसके चेहरे पर बहने लगे। नेट, मेरा नेट, वो दबी हुई आवाज में फुसफुसाई। उसकी आवाज इतनी खराब हो गई थी कि वो खुद भी उसे मुश्किल से पहचान पा रही थी। वह कोई दया पाने वाला नाटक नहीं था, वो कोई बनावटी कहानी नहीं थी। नेट वाकई बीमार था, वो वाकई गरीबी में गिर गया था, और अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उसने बीमारी के टॉर्चर और दुनिया की क्रूरता और बेरुखी को बिल्कुल अकेले सहन किया था। और तब भी वो इंसान जिसके बारे में वो सोचना बंद नहीं कर पा रहा था, वो अभी भी वही थी, वो बहन जो उसे निराश कर चुकी थी। उसने वे सारी भयानक बातें जानबूझकर कही थीं, सबसे क्रूर शब्दों का इस्तेमाल करके उसे खुद से दूर किया था। इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने खुद पर सारा ब्लेम और सारा दर्द लेना बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो उस पर बोझ बने। और उसका क्या? उसने क्या किया था? उसने उसकी एक्टिंग पर यकीन कर लिया था। उसने पूरे 5 साल तक उससे नफरत की थी, और ये जानने के बाद भी कि वो मर चुका है, वो अभी भी। उसने अपने ही मुंह से कहा था, चाहे वो मर भी गया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक नया छोटा भाई अडॉप्ट कर लिया था ताकि उस खालीपन को भर सके जो नेट छोड़ गया था। लेकिन शुरू से अंत तक उसने कभी उस इरादे को समझने की कोशिश नहीं की जिसके साथ वो गया था। पछतावे और गिल्ट की एक लहर ने उसे पूरी तरह निगल लिया। अचानक उसे अपनी आखिरी फोन कॉल याद आई जब उसने गुस्से में कहा था, मैंने तुम्हें अपने सारे पैसे दे दिए, क्या तुम अब सैटिस्फाइड हो? मुझे तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी नेट, तुम्हारे पास वाकई दिल नहीं है। फिर उसने बेरहमी से फोन काट दिया था और अपने हाथों से उसे ब्लॉक कर दिया था। जब नेट ने वे शब्द सुने होंगे तो उसे कितना दर्द हुआ होगा। क्या उसके बाद उसे फिर से खून की उल्टी हुई होगी? क्या उसने एवर नाम के उस छोटे कुत्ते को पकड़कर तब तक रोया होगा जब तक कि वो पूरी तरह टूट नहीं गया? वो दर्द जिसे उसने बहुत समय से दबा रखा था, आखिरकार उसके गले से एक चीख बनकर बाहर निकला। वेनेसा अब खुद को और नहीं संभाल सकी। वो कुर्सी से फिसलकर कारपेट पर गिर गई, एक खोए हुए बच्चे की तरह खुद को समेट कर रोने लगी। उस रोने में हताशा, गिल्ट और ऐसा दर्द था जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। वो पागलों की तरह फर्श पर हाथ पटकने लगी। उसके नाखून महंगे कारपेट के रेशों में धंस रहे थे। मैं उसे बचा सकती थी, मैं उसे पहचान सकती थी, मैंने उसे क्यों नहीं पहचाना? ये ख्याल किसी पागलपन की तरह बार बार उसकी साख को कुतर रहा था। उस दिन साइकियाट्रिक क्लिनिक के बाहर वो मास्क और टोपी पहने हुआ यंग लड़का, जो इतना दुबला था कि अब इंसान भी नहीं लग रहा था, वो उसका नेट ही था। उसने सीधे उसकी तरफ देखा था और उसने बेरुखी से अपनी नजरें फेर ली थीं। काश वो तब रुक गई होती, काश उसने एक कदम आगे बढ़ाकर एक और सवाल पूछ लिया होता। लेकिन जिंदगी में ऐसे काश के लिए कोई जगह नहीं होती। ऑफिस के बाहर आईवी और कई सेक्रेटरीज ने अंदर से उसके टूटने की आवाज सुनी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें चिंता और सहानुभूति से भरी थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाकर उसे डिस्टर्ब करे। वे सब जानते थे कि प्रेसिडेंट विंस को इस तरह टूटने की जरूरत थी और उन्हें इस खूनी सच का सामना खुद ही करना था। वेनेसा को नहीं पता कि वो कितनी देर तक रोई। वो तब तक रोई जब तक कि उसकी आवाज खत्म नहीं हो गई और ऐसा लगा जैसे उसके आंसू भी सूख गए हों। लेकिन उसका शरीर अभी भी कांपना बंद नहीं कर रहा था और टूटी हुई सिसकियां उसके गले से बाहर निकल रही थीं। वो फर्श पर ढह गई, छत पर लगे लग्जरी झूमर को खाली नजरों से देख रही थी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे दुनिया से सारे रंग उड़ गए हों। अगले दिन वेनेसा ऑफिस नहीं आई। जरूरी काम निपटाने के बाद आईवी शाम के समय वेनेसा के विला गई। उसने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और शराब की एक भारी गंध उसके चेहरे से टकराई। लिविंग रूम पूरी तरह अस्त व्यस्त था और खाली बोतलें हर जगह बिखरी हुई थीं। वेनेसा ने अभी भी कल का बिजनेस सूट पहन रखा था और सोफे के कोने में सिमटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। लेकिन उसके हाथ में वो अभी भी डायरी की फोटोकॉपी को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी जैसे वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। प्रेसिडेंट विंस। आईवी बहुत सावधानी से करीब आई। वेनेसा ने धीरे से अपना सिर उठाया, लेकिन उसकी नजरें कहीं खोई हुई थीं। काफी देर बाद उसकी नजरें आईवी के चेहरे पर टिकीं। आईवी। उसकी आवाज इतनी दबी हुई थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या वो मुझसे नफरत करता था? क्या अंत में उसने मुझसे नफरत की? आईवी का दिल दुख उठा। वो नीचे झुकी और धीरे से वेनेसा के पास से खाली बोतल हटा दी। प्रेसिडेंट वेंस डायरी में जो लिखा था उसके आधार पर, मिस्टर नेट ने आपसे कभी नफरत नहीं की, बिल्कुल अंत में भी। वो बस यही चाहता था कि आप खुश रहें। खुश? वेनेसा ने धीमी आवाज में शब्द दोहराया। मैंने उसे खो दिया, मुझे खुश होने का क्या हक है? यह कहते ही उसने एक और बोतल की ओर हाथ बढ़ाया। आईवी ने उसका हाथ रोक दिया।
प्रेसिडेंट वेंस, आप इस तरह जारी नहीं रख सकती। अगर मिस्टर नेट आपको इस तरह खुद को चोट पहुंचाते हुए देखते तो उन्हें स्वर्ग में कभी शांति नहीं मिलती। स्वर्ग? वेनेसा बुदबुदाई और उसके आंसू फिर से बह निकले। वो दर्द से कितना डरता था, वो कितना घबराया होगा, बिल्कुल अकेले जाते हुए। यहां तक कि एवर भी उसके पास नहीं था। उसके पास पकड़ने के लिए बस वही टेडी बेयर बचा था जो मम्मी ने उसे दिया था। वो आगे बोल नहीं पाई और खामोशी से सिसकने लगी। आइवी को काफी मेहनत के बाद वेनेसा को बेड तक ले जाना पड़ा। उसने उसे पानी पिलाया और देखा कि वेनेसा एक धुंधली सी नींद में चली गई, लेकिन नींद में भी उसकी भौहें तनी हुई थीं। आइवी ने एक गहरी आह भरी। वो जानती थी कि वेनेसा को वक्त चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसी ही रही तो कंपनी और उसकी अपनी सेहत का क्या होगा। आने वाले दिनों में वेनेसा बिल्कुल बदल गई। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया और काम को हाथ तक नहीं लगाया। वह दिन भर विला में खुद को बंद रखती और सिर्फ शराब का सहारा लेती। वो शराब में डूबकर सब कुछ भूल जाना चाहती थी, लेकिन नशा जितना बढ़ता, नेट की यादें उतनी ही साफ होती जाती। बचपन में उसका सिस कहकर पीछे भागना, उसकी टीनेज की जिद्दी बातें, और फिर उसकी वो आखिरी इमेज जब वो रात के अंधेरे में उस मरे हुए पप्पी को थामे हुए बेबसी से रो रहा था। ह्यूगो, वो भाई जिसे उसने अडॉप्ट किया था, उसने विदेश से उसे वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर एक ऐसा चेहरा था जो कुछ हद तक नेट जैसा दिखता था, लेकिन उस पर वेनेसा के पैसे और लाड़ प्यार की चमक थी। जैसे ही वेनेसा ने उस चेहरे को देखा, उसके अंदर नफरत और गिल्ट की एक लहर उठी। वो आखिर कर क्या रही थी? क्या वो वाकई एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी? ये ह्यूगो के साथ भी नाइंसाफी थी, और नेट के लिए तो ये अपमान जैसा था। उसने अचानक अपना कंट्रोल खो दिया और स्क्रीन पर उस चिंतित चेहरे पर चिल्ला पड़ी, जिससे ह्यूगो बुरी तरह सहम गया। इसके कुछ समय बाद उसने ह्यूगो को एक बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल भेजने का इंतजाम कर दिया और उसके लिए एक बड़ा ट्रस्ट फंड सेट कर दिया ताकि उसकी बाकी जिंदगी सुरक्षित रहे। उसने जो ईमेल भेजा उसमें सिर्फ एक लाइन थी, सॉरी ह्यूगो, मैं कभी एक अच्छी सिस्टर नहीं बन सकी, अपनी जिंदगी जियो। इस तरह उसने उस रिप्लेसमेंट से सारे रिश्ते तोड़ लिए, जैसे ऐसा करने से शायद वो अपने असली भाई के कर्ज को थोड़ा कम कर सके। कंपनी का बिजनेस गिरने लगा और शेयर होल्डर्स शिकायतें करने लगे। मीडिया में खबरें चलने लगीं कि प्रेसिडेंट वेंस अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से मेंटल कोलैप्स का शिकार हो गई हैं। आइवी हर तरफ से दबाव में थी, लेकिन वो भी वेनेसा को उस दर्द और खुद को दोष देने के दलदल से बाहर नहीं निकाल सकी जिसमें वो धंस चुकी थी। टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक देर रात, उस रात वेनेसा एक बार फिर लिविंग रूम के कारपेट पर नशे की हालत में गिर गई। नींद और जागने के बीच उसे लगा जैसे नेट ठीक उसके सामने खड़ा है। उसने एक साफ सफेद शर्ट पहनी थी और उसकी मुस्कान वैसी ही उज्जवल और गर्म थी जैसी उसके बचपन में हुआ करती थी। उसके पैरों के पास वो हल्के पीले रंग का छोटा कुत्ता एवर खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। सिस, विजन में नेट ने धीरे से कहा, प्लीज खुद को इस तरह टॉर्चर करना बंद कर दो, ठीक है? वेनेसा ने बेबसी से हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। आंसुओं ने तुरंत उसकी नजर धुंधली कर दी। आई एम सॉरी, तुम्हारी सिस्टर गलत थी। नेट की उस छवि ने अभी भी उतनी ही कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया। ये देखकर कि तुम अब कितनी शानदार बन गई हो, मुझे वाकई बहुत खुशी होती है। मुझे तुम पर गर्व है सिस। प्लीज मेरा हिस्सा भी अपने साथ जियो, मेरे लिए अच्छे से रहो, मेरे लिए खुश भी रहो, यही मेरी सबसे बड़ी विश है। नेट, वेनेसा सिसकियों के बीच मुश्किल से ये शब्द बोल पाई। मुझसे प्रॉमिस करो सिस, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया। मैं प्रॉमिस करती हूँ। वेनेसा चिल्लाई और कारपेट से झटके के साथ उठ बैठी, लेकिन लिविंग रूम खाली था। खिड़कियों से सिर्फ चांदनी अंदर आ रही थी। वहां नेट का कोई नामो निशान नहीं था। फिर भी वो सपना इतना डरावना और सजीव था जैसे नेट के शब्द अभी भी उसके कान के पास गूंज रहे हों। गहरे दुख की एक नई लहर उस पर हावी हो गई, लेकिन इस बार उस दुख के अंदर ताकत की एक हल्की पर अटूट किरण भी थी। वो सही था, बिल्कुल अंत में भी नेट बस यही चाहता था कि वो खुश रहे। अगर वो इसी तरह खुद को बर्बाद करती रही तो ऊपर से देख रहे नेट का दिल कितना टूट जाएगा। वो नेट को निराश नहीं कर सकती थी और वो उसके बलिदान को बेकार नहीं जाने दे सकती थी। अगली सुबह जल्दी जब आइवी फिर से उसी चिंता के साथ विला पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वेनेसा पहले ही उठ चुकी थी। उसने शावर ले लिया था और साफ कपड़े पहन लिए थे। उसका चेहरा अभी भी पीला और थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों का खालीपन गायब था। उसकी जगह एक सख्त स्पष्टता और संकल्प था। आइवी, जो भी बेस्ट प्राइवेट डॉक्टर मिल सके उससे कांटेक्ट करो। मुझे फुल मेडिकल चेकअप करवाना है और बोर्ड को नोटिफाई कर दो। हम आज दोपहर एक वीडियो मीटिंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट वेंस, आप। आइवी अभी बोल ही रही थी कि वेनेसा ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं अब ठीक हूं। उसकी नजर खिड़की के बाहर चमकती धूप पर टिक गई। या यूं कहें कि मुझे नेट के लिए और अपने प्रायश्चित अटोनमेंट के लिए ठीक होना ही होगा। गजब की इच्छा शक्ति के साथ वेनेसा ने खुद को दोबारा खड़ा करना शुरू किया। उसने इलाज में पूरा सहयोग किया और शराब छोड़ दी।
उसने खुद को खाने, सोने और एक नॉर्मल लाइफ की पटरी पर वापस लाने के लिए मजबूर किया। वो वापस काम में जुट गई, कंपनी के मामलों को पहले से भी ज्यादा अनुशासन और एफिशिएंसी के साथ संभालने लगी। बहुत जल्दी उसने कंपनी की गिरती हालत को संभाल लिया। लेकिन जो भी उसे जानता था वो बता सकता था कि वो प्रेसिडेंट वेन्स, जिसके अंदर कभी थोड़ी गर्माहट हुआ करती थी, अब जा चुकी है। अब वो एक सटीक और बेरहम मशीन की तरह थी, जैसे सिर्फ अंतहीन काम ही उसके अंदर के खालीपन को भर सकता हो। लेकिन काम के अलावा उसने एक गुप्त और दर्दनाक खोज भी शुरू की। वो नेट के जीवन के आखिरी दौर की हर निशानी को वापस पाना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसके भाई ने उन 5 महीनों में कैसे सरवाइव किया जब वो उसकी लाइफ से गायब थी। इसलिए सबसे पहले उसने आईवी से उस औरत समर को ट्रैक करने के लिए कहा। ऑनलाइन पोस्ट करने वाली उस औरत समर से वेनेसा ने आखिरकार एक शांत कैफे के प्राइवेट रूम में मुलाकात की। समर की पर्सनालिटी में सड़कों पर रहने वाली एक सख्ती और बेबाकी थी। वेनेसा को देखकर उसके चेहरे पर मिले जुले भाव थे, सहानुभूति भी, दोष भी और एक हल्की सी राहत भी कि आखिरकार ये दिन आ ही गया। समर ने एक शांत आह भरी और कहा, प्रेसिडेंट वेंस, आखिरकार आप आ ही गईं। मैंने पहले आपसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी असिस्टेंट ने मुझे रोक दिया। उस वक्त मुझे लगा था कि आपको अब नेट की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह थी। वेनेसा की आवाज धीमी थी और उसमें एक ऐसी कपकपी थी जिसे वो छुपा नहीं सकी। मैं बस अंधी और बेवकूफ थी। प्लीज मुझे सब कुछ बताइए, नेट के बारे में हर एक बात। समर ने अपने सामने बैठी उस औरत को देखा जो बाहर से पावरफुल दिख रही थी, पर जिसकी आंखों में अथाह दुख था। आखिर में उसका दिल पिघल गया। समर ने बिल्कुल शुरुआत से कहानी सुनानी शुरू की, अर्बन विलेज के उस गंदे और टूटे फूटे इन से लेकर नेट की मासूमियत और उसकी जिद तक। उसने बताया कि कैसे बीमारी बढ़ने पर वो खून की खांसी करता था, पर फिर भी हॉस्पिटल जाने से मना कर देता था। समर ने बताया कि कैसे उसने बार बार दबाव डाला, तब जाकर उसे पता चला कि नेट को लाइलाज बीमारी, टर्मिनली इल है। उसने वेनेसा को यह भी बताया कि वो अपनी सारी जमा पूंजी नेट के इलाज में लगाने के लिए तैयार थी। वो बहुत ज्यादा समझदार था, समर ने कहा, इतना समझदार कि उसे देखना भी दर्द देता था। समर की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज कांपने लगी। वो बार बार कहता था कि वो मुझे नीचे नहीं खींच सकता। उसने कहा कि मेरे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है और मुझे वे पैसे अपनी ऑटो रिपेयर शॉप के लिए बचाने चाहिए जिसे मैं एक दिन खोलना चाहती थी। जब वो वहां से गया तो अपने साथ सिर्फ कुछ कपड़े और वो पुराना टेडी बेयर लेकर गया। उसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा। मैं हर उस जगह गई जहां वो जा सकता था, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, अंडरपास और ब्रिजेस, पर यह शहर बहुत बड़ा था। मैंने कितनी भी कोशिश की वो मुझे नहीं मिला। यहां पहुंचते ही समर की आवाज आखिरकार टूट गई। काश मैंने उस समय उस पर और कड़ी नजर रखी होती। काश मैंने उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल पहुंचाया होता। वेनेसा खामोशी से सुनती रही, पर उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस चुके थे। तो जब वो नेट से नफरत कर रही थी और उससे बदला लेने की सोच रही थी, तब बाहर एक अजनबी औरत थी जिसने उसे थोड़े समय के लिए गर्माहट और सहारा दिया था और जो उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में भाग रही थी, जबकि वो उसकी सगी बहन कुछ नहीं जानती थी। वेनेसा ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, थैंक यू समर, उसका साथ देने के लिए थैंक यू जब वो अपने सबसे बुरे वक्त में था। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है या तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए तो बस कह दो। समर ने अपना सिर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने वो पोस्ट कुछ मांगने के लिए नहीं की थी। मैं बस चाहती थी कि सबको पता चले कि नेट एक अच्छा बच्चा था। वो इस तरह की गलतफहमी का हकदार नहीं था। प्रेसिडेंट वेंस, अगर आप वाकई उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो अच्छे से जिएं। उसकी मौत को बेकार मत जाने दीजिए। समर की बातें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी नेट ने सपने में कही थीं और उन्होंने वेनेसा के दिल पर सीधा वार किया। कैफे से निकलने के बाद वेनेसा उन सुरागों के पीछे गई जो समर ने दिए थे और उस अर्बन विलेज पहुंची। पर सालों बीत चुके थे और वो जगह अब ढहाई जा चुकी थी। वहां अब एक शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा था। उस चमकते और भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर खड़े होकर वेनेसा ने कल्पना करने की कोशिश की कि कैसे नेट ने ऐसी जगह सरवाइव करने के लिए संघर्ष किया होगा, कैसे उसने उस डरावने आदमी से दूरी बनाए रखी होगी और कैसे वो उन चंद रुपयों वाली पार्ट टाइम सैलरी से भी इतना खुश हो गया था। उसके सीने में रह रहकर एक मीठा सा दर्द उठ रहा था। इसके बाद वो उस सुपरमार्केट और मार्केट में गई जिसका डायरी में जिक्र था। उसे वो पेट हॉस्पिटल भी मिल गया। शॉप का ओनर अभी भी वही था और वेनेसा ने नेट की एक फोटो निकाली। ये फोटो उसने नेट के फोन से सेव की थी। 17 साल का नेट बिना किसी फिक्र के मुस्कुराता हुआ, उजला और दिल दहला देने वाली हद तक जिंदा। ओनर ने फोटो को काफी देर तक देखा और फिर अपना सिर हिला दिया। यहाँ हर दिन इतने सारे पेट्स आते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं। लेकिन वेनेसा ने हार मानने से मना कर दिया और एवर का डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया। एक हल्का पीला कुत्ता जिसकी टांग में चोट थी। ओनर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और काफी देर सोचने के बाद हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ कुछ याद तो आ रहा है, पर अब डिटेल्स धुंधली हो गई हैं। वेनेसा ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उस पुलिस ऑफिसर का पता लगाया जिसने उस वक्त नेट का केस संभाला था। वो बूढ़ा ऑफिसर अब रिटायरमेंट के करीब था, पर उस केस ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। वो खुद वेनेसा को नदी के पास उस छोटे से बाग में ले गया जहां नेट की बॉडी मिली थी। नदी के पास वाले बड़े पेड़ के बगल में खड़े होकर ऑफिसर ने एक लंबी आह भरी। वो लड़का, उसे देखना वाकई दिल तोड़ने वाला था। वो वहीं था, बिल्कुल शांत, जैसे सो रहा हो। हमने उस वक्त काफी जांच की थी, पर किसी साजिश के कोई निशान नहीं थे। हमने डायरी भी चेक की थी। आखिर में इसे सुसाइड कंफर्म किया गया। वो अपने पीछे ज्यादा कुछ नहीं छोड़ गया था, बस वो स्टफ टॉय, डायरी और कुछ कैश। हमने प्रोसीजर फॉलो किया और परिवार की तलाश के लिए नोटिस पब्लिश किए, पर कोई भी उसे क्लेम करने नहीं आया। बूढ़े ऑफिसर ने वेनेसा की तरफ देखा, पर आखिर में उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वेनेसा उस पेड़ के नीचे अकेली खड़ी रही। शुरुआती गर्मियों की हवा पत्तों से होकर गुजरी, जिससे एक हल्की सरसराहट पैदा हुई। सूरज की रोशनी टहनियों से छनकर जमीन पर धब्बों की तरह बिखरी हुई थी। वो जगह इतनी शांत थी कि उसे सिर्फ पास में बहती नदी की कलकल सुनाई दे रही थी। क्या नेट ने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि ये मम्मी पापा के थोड़ा करीब थी? उन आखिरी लम्हों में जब उसने इस शांत बाग को देखा होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उसे बचपन के वे दिन याद आए होंगे जब पेरेंट्स उन्हें फैमिली आउटिंग्स पर ले जाते थे? वेनेसा धीरे से नीचे झुकी और अपनी उंगलियां उस पेड़ की खुरदरी छाल पर फेरी, जैसे वो अभी भी अपने भाई की छोड़ी हुई गर्माहट की आखिरी निशानी महसूस कर पा रही हो। आंसू बिना किसी आवाज के उसकी आंखों से गिरकर नीचे मिट्टी में मिल गए। एक कांपती हुई फुसफुसाहट में वो बुदबुदाई, नेट, तुम्हारी सिस्टर यहाँ है। आई एम सॉरी, मैं बहुत देर से आई। उसकी आवाज हवा में बिखर गई, इतनी धीमी कि लगा जैसे अगले ही पल गायब हो जाएगी। आखिर में वेनेसा उस जगह गई जहां उनके पेरेंट्स दफन थे। उनकी साझा कब्र के बगल में उसे मिट्टी का वो छोटा सा ढेर मिला। डायरी के हिसाब से यही वो जगह थी जहां एवर को दफनाया गया था। उस छोटे से ढेर पर अब घास उग आई थी और कुछ बेनाम जंगली फूल खिल रहे थे। उसने धीरे धीरे सावधानी से उसके आसपास की घास साफ की। फिर एवर की उस नन्ही कब्र के बगल में उसने खुद एक छोटा और नाजुक कलश दफनाया। उसके अंदर असली डायरी की राख थी। उसे क्रीमेट करने के बाद उसने मांगा था। किसी से विशेष तरीकों का इस्तेमाल करके डायरी को साफ और पूरी तरह से क्रीमेट करने के लिए कहा। फिर वो उन राख को खुद यहां वापस ले आई। उस छोटे से ढेर को धीरे से सहलाते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, एवर, उन आखिरी दिनों में नेट के साथ रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और अब प्लीज उसके साथ और मम्मी पापा के साथ यहीं रहना, ठीक है? ये सब करने के बाद वेनेसा अपने पेरेंट्स की कब्र के सामने खड़ी हुई। कब्र के पत्थर पर लगी फोटो में उन दो दयालु चेहरों को देखते हुए उसने 3 बार गहरा झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अटूट दृढ़ता थी। मम्मी पापा, आई एम सॉरी, मैं अपने भाई का ख्याल रखने में नाकाम रही, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं नेट का हिस्सा भी अपने साथ लेकर अच्छी तरह से जीऊंगी, और मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करूंगी जिससे नेट की मौत बेमतलब न रहे। शहर लौटने के बाद वेनेसा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां उसने अनाउंस किया कि वो अपनी ज्यादातर पर्सनल एसेट्स एक नई चैरिटी, नेट एंड एवर फाउंडेशन में डाल देगी। यह फाउंडेशन 2 मुख्य दिशाओं में काम करेगा। पहला, ये गरीब परिवारों के टीनेज कैंसर पेशेंट्स के मेडिकल खर्चे उठाएगा और उन्हें साइकोलॉजिकल केयर देगा। दूसरा, ये आवारा जानवरों को रेस्क्यू करेगा और एक व्यवस्थित शेल्टर और अडॉप्शन सिस्टम बनाएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेनेसा ने पहली बार अपने भाई नेट के बारे में पब्लिकली बात की। वो ज्यादा डिटेल्स में नहीं गई। उसने बस इतना कहा, मेरे भाई नेट को अपनी जिंदगी के दौरान अजनबियों से दया मिली थी, और उसने जिंदगी की क्रूरता, नाजुकता और कठिनाई को भी करीब से महसूस किया था। ये फाउंडेशन उसे सम्मान देने के लिए और उन लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है जो उसकी तरह बीमारी और मुश्किलों से जूझ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर जीवन के साथ कोमलता से व्यवहार किया जाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दया का हर काम आगे बढ़ाया जा सके। उसके इस कदम ने बिजनेस जगत को चौंका दिया और अनगिनत आम लोगों को इमोशनल कर दिया। जो आवाजें कभी उस पर सवाल उठाती थीं और उसका मजाक उड़ाती थीं, वे अब समझ और सम्मान में बदल गईं। आखिरकार लोगों को समझ आया कि प्रेसिडेंट वेन्स की ठंडी छवि के पीछे इतना गहरा जख्म और दर्द से निकला हुआ प्रायश्चित छिपा था। फाउंडेशन का काम जल्दी ही पूरी ताकत के साथ शुरू हो गया। वेनेसा ने लगभग सब कुछ खुद संभाला, प्रोजेक्ट्स और फैसलों का व्यक्तिगत रूप से रिव्यू किया। वो हॉस्पिटल में उन बच्चों से मिलने जाती थी जिन्हें सपोर्ट मिल रहा था। वो रेस्क्यू सेंटर्स में अडॉप्शन का इंतजार कर रहे आवारा जानवरों को देखने भी जाती थी। इस प्रोसेस के दौरान उसके चेहरे पर कभी कभी सच्ची कोमलता के भाव लौटने लगे। भले ही उसकी आंखों से उदासी कभी पूरी तरह नहीं गई, लेकिन धीरे धीरे उसने उस दर्द के साथ जीने का तरीका ढूंढ लिया था। वो अक्सर फाउंडेशन द्वारा सपोर्टेड एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाती थी। वहां वो वार्डों के बाहर चुपचाप बैठकर उन बच्चों को बीमारी के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए देखती थी। एक बार वो एक छोटे लड़के से मिली जो उसी बीमारी से जूझ रहा था जो नेट को थी।
कीमोथेरेपी की वजह से उसके सारे बाल उड़ चुके थे, पर फिर भी वो एक उज्जवल और जिद्दी उम्मीद के साथ उसे देखकर मुस्कुराया। उस पल वेनेसा को लगा जैसे वो नेट को फिर से एक बच्चे के रूप में देख रही हो। वह आगे बढ़ी और धीरे से उस लड़के का सिर सहलाया। फिर उसने उसकी बाहों में एक बिल्कुल नया मोटरसाइकिल मॉडल थमा दिया। उस छोटे लड़के के चेहरे पर जो सच्ची खुशी चमकी, उसने वेनेसा के दिल की जमी हुई झील में गर्माहट की एक छोटी सी लहर पैदा कर दी। उसने फिर से समर की मदद करने की कोशिश की, उसे एक ऑटो रिपेयर शॉप के लिए इन्वेस्ट करने और उसका पुराना सपना पूरा करने का ऑफर दिया। लेकिन समर ने फिर से मना कर दिया। प्रेसिडेंट वेंस, मैं आपकी दया की कदर करती हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने दोनों हाथों से अपने खुद के पैसे कमाना चाहती हूँ। वो उसी सहज और बेबाक अंदाज में मुस्कुराई। तब तक समर फाउंडेशन में एक वॉलंटियर बन चुकी थी। वो वहां आवारा जानवरों के रेस्क्यू के काम में मदद करती थी और उसे महसूस होता था कि ये जिंदगी अपने आप में पूरी है। शायद नेट भी यही सबसे ज्यादा देखना चाहता, हम सबका अपनी अपनी तरह से अच्छी तरह जीना। वेनेसा ने उसे और मजबूर नहीं किया। उसने समर की पसंद का सम्मान किया और अपने दिल की गहराई से वो इस बात के लिए शुक्रगुजार थी कि किस्मत ने कम से कम उसके भाई को उसके आखिरी वक्त में एक ऐसे वफादार इंसान से मिलने का मौका दिया। उस वक्त वो हमेशा कहा करता था कि सोया सॉस में डूबे हुए सादे बन्स दुनिया का सबसे शानदार खाना है। समर ने खिड़की के बाहर देखा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, लेकिन मैं सच जानती थी, ऐसा नहीं था कि उसे वाकई वो बहुत टेस्टी लगता था। वो बस इतना भूखा था कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। और फिर भी हर बार जब वो इसके बारे में बात करता, उसकी आंखें ऐसे चमक उठती जैसे वो कोई शाही दावत खा रहा हो। वेनेसा वहां उसके बगल में बैठी खामोशी से सुनती रही। उसे खुद को फूट फूट कर रोने से रोकने के लिए अपनी हथेलियों में नाखून गड़ाने पड़े, क्योंकि इस तरह की डिटेल्स डायरी में लिखे शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थीं और वे और भी ज्यादा दर्द देती थीं, उसके दिल पर चलती किसी कुंद आरी की तरह। अब उसे वाकई समझ आया कि कैसे नेट ने कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी के साथ सादे बंस खाकर वक्त गुजारा होगा। अब उसे समझ आया कि कैसे वो दर्द से कांपते हुए बेड के कोने में सिमट जाता था, फिर भी खुद को कोई आवाज न निकालने के लिए मजबूर करता था। और अब उसे समझ आया कि कैसे उस छोटे कुत्ते एवर ने अपने सबसे टूटे हुए लम्हों में उसकी गीली जीभ से उसके आंसू पहुंचे होंगे। उसने समर से उस अर्बन विलेज का एड्रेस लिया जहां नेट कभी रहता था। भले ही वो जगह बहुत पहले ढहाई जा चुकी थी और वहां ऊंची इमारतें खड़ी हो गई थी, फिर भी वो समय समय पर खुद वहां ड्राइव करके जाती, सड़क किनारे गाड़ी पार्क करती और बस वहां बैठी रहती। वो बस वहां बैठकर उन नई बनी इमारतों को देखती रहती और कल्पना करती कि कैसे नेट ने अपने उस मरते हुए शरीर को वहां घसीटा होगा और किसी तरह वहां सरवाइव करने के लिए खुद को मजबूर किया होगा। ऑफिस में वो अभी भी सब कुछ परफेक्ट तरीके से संभालती थी, लेकिन उसके अंदर की वो पुरानी बेरहमी और हर चीज को निगल लेने वाली होड़ अब फीकी पड़ गई थी। उसने धीरे धीरे हर छोटी डिटेल को खुद कंट्रोल करने के बजाय दूसरों को पावर देना शुरू कर दिया। बाहर लोग कहते थे कि अपने भाई के साथ जो हुआ उसके बाद प्रेसिडेंट वेंस ने अब सब कुछ समझ लिया है और खुद को पूरी तरह चैरिटी के लिए समर्पित कर दिया है। सिर्फ आइवी जानती थी कि वेनेसा को अंदर से कभी सच्ची शांति नहीं मिली। उसकी स्टडी में डायरी की फोटोकॉपी इतनी बार पढ़ी गई थी कि उसके किनारे घिसकर नरम पड़ गए थे। उसके बगल में डॉक्यूमेंट्स के ऊंचे ढेर लगे थे, लीवर कैंसर का इलाज, एंड ऑफ लाइफ केयर, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, हर तरह का मटेरियल जिसकी कल्पना की जा सकती थी। ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी जिंदगी को एक कभी न खत्म होने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट में बदल दिया हो, और उस प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट वो छोटा भाई था जिसे उसने बहुत गहरा धोखा दिया था। नेट, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिमाग में बार बार उस अतीत को सुधारने की कोशिश कर रही हो जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। इससे पहले कि किसी को एहसास होता, समय तेजी से बीत गया। उस डायरी लाइव स्ट्रीम को 3 साल बीत चुके थे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नेट एंड एवर फाउंडेशन अब तक हजारों परिवारों की मदद कर चुका था। वेनेसा को खुद इसके लिए कई सम्मान मिले थे, लेकिन एक बारिश वाली दोपहर उसे अचानक विदेश से एक फोन आया। ये ह्यूगो था, वो छोटा भाई जिसे उसने कभी अडॉप्ट किया था। फोन की दूसरी तरफ ह्यूगो की आवाज हिचकिचाती हुई और डरी हुई थी। मैं उस घर में कुछ पुरानी चीजें सेट कर रहा था जो उसने विदेश में छोड़ा था, और मुझे स्टोरेज में गहराई में छुपा हुआ एक फोटो एल्बम मिला। यह नेट के बचपन की तस्वीरों से भरा हुआ है, और वहां डायरी के कुछ पुराने पेज भी थे जो आपने तब लिखे थे जब आप छोटी थीं। वे पेज जो आपने कभी किसी को नहीं दिखाए। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप भी भूल चुकी हैं। ये मम्मी और पापा की मौत के ठीक पहले और बाद के समय के बारे में है। ऐसे सच जो धुंधले हैं, जिन्हें जानबूझकर छुपाया गया है। वेनेसा का हाथ फोन पर थोड़ा कांपा। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें कांच पर टपक रही थीं, जिससे उसका सीना बेचैनी से भारी हो गया। उसने ह्यूगो से सब कुछ तुरंत वापस भेजने को कहा। कुछ दिनों बाद पैकेज आ गया। फोटो एल्बम के साथ कुछ पीले पड़ चुके पेज थे। वे नोट्स थे जो वेनेसा ने अपनी टीनेज के दौरान लिखे थे। हैंडराइटिंग तीखी और जल्दबाजी में लिखी गई थी,
जिससे साफ पता चलता था कि उस वक्त वो कितनी परेशान थी। उनमें उसके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट से ठीक एक रात पहले का जिक्र था। उस रात घर में एक भयानक बहस हुई थी। वजह कंपनी का एक बड़ा फैसला था। उसके पिता उस पर दांव लगाने के लिए तैयार थे और उसकी मां उनका साथ दे रही थी। लेकिन छोटी वेनेसा ने अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध किया था, यहां तक कि कड़वे शब्द भी कहे थे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस पूरे परिवार को ले डूबेंगे। वे डायरी के पेज पेरेंट्स के जिद्दी फैसले के प्रति उसकी नफरत और भविष्य के डर से भरे हुए थे। और बिल्कुल आखिरी लाइन में लिखा था, अगर ये परिवार एक दिन कभी टूटा तो ये पक्का उनकी ही गलती होगी। वक्त के नीचे दबे वे शब्द किसी जंग लगी चाबी की तरह थे, और एक ही क्रूर पल में उन्होंने वेनेसा की यादों का एक दरवाजा खोल दिया। एक ऐसा दरवाजा जिसे उसने अपनी पूरी ताकत से बंद कर रखा था। वो तुरंत कुर्सी पर ढह गई। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आने लगा। तभी उसे आखिरकार याद आया कि जिस दिन उनके पेरेंट्स की मौत हुई थी, क्योंकि एक रात पहले उनकी बहुत भयानक बहस हुई थी, वो उन्हें विदा करने तक नहीं गई थी। और बाद के इन सभी सालों में दुख और गिल्ट के बोझ ने उसे उस बदसूरत याद को चुनने के लिए मजबूर कर दिया था। उसे बस इतना याद था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ कितने अच्छे थे और वो खुद उस वक्त कितनी बेबस महसूस कर रही थी। तो जब नेट अकेले अपनी बीमारी झेल रहा था, उसके सबकॉन्शियस के अंदर वो अपने पेरेंट्स की मौत का गिल्ट भी ढो रही थी। उसे हमेशा लगा कि नेट का जाना उसकी अपनी कमजोरी की सजा थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि शायद ये उन क्रूर शब्दों का किस्मत द्वारा दिया गया जवाब था जो उसने उस रात कहे थे। गिल्ट की वे परतें उसे लगभग कुचलने वाली थीं। उसने खुद को 2 दिनों तक अपनी स्टडी में बंद रखा। जब वो आखिरकार बाहर आई तो उसने आईवी से सिर्फ एक बात कही, मैं नेट, एवर, मम्मी और पापा से मिलने जा रही हूँ। सिमेट्री में नेट और एवर की साझा कब्र उनके पेरेंट्स की कब्र के ठीक बगल में थी। ये अरेंजमेंट उसने खुद बाद में करवाया था। फोटो में लड़के की मुस्कान अभी भी उतनी ही उज्जवल थी और एवर आज्ञाकारी बनकर उसके पैरों के पास बैठा था। वेनेसा बूंदाबांदी के बीच बिना छाते के ब्लैक कोट पहने वहां खड़ी थी। उसने काफी देर तक उस फोटो को देखा, फिर धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। वो रोई नहीं, उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और फोटो से पानी की बूंदें धीरे से पोंछ दी। नेट, मुझे लगता है कि तुम्हारी सिस्टर को अब कुछ समझ आया है। इतने समय तक मैं यही सोचती रही कि मैंने तुम्हें इसलिए खो दिया क्योंकि मैं काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि इसकी शुरुआत शायद उससे भी पहले हो गई थी। शायद हमारा परिवार पहले ही एक ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया गया था जहां से वापस मुड़ना मुश्किल था। पापा उस जुए गैम्बल पर अड़े रहे और मम्मी उनके साथ खड़ी रहीं। मैं तब बहुत छोटी थी, बहुत लापरवाह थी, और फिर बाद में तुम्हारी वो शापित बीमारी आ गई। सब कुछ इस तरह उलझ गया कि वो वैसा बन गया जैसा वो बना। तुम्हारी सिस्टर गलत थी, मैं गलत थी क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी और मैंने ऐसी बातें कहीं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मैं गलत थी क्योंकि बाद के सालों में मैं खुद को साबित करने के जुनून में इतनी पागल थी कि मैंने तुम्हारी उस नासमझ और दिल तोड़ने वाली एक्टिंग को नहीं पहचाना। और मैं गलत थी क्योंकि सच जानने के बाद मुझे सिर्फ खुद को टॉर्चर करना आता था। मैं तुम्हारी आखिरी विश लगभग भूल ही गई थी। तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर अपनी बाकी जिंदगी खुश रहे, लेकिन इससे पहले मुझे हमेशा लगा कि ये नामुमकिन है। यहां वो रुकी। बारिश उसके बालों से बह रही थी और उन आंसुओं में मिल रही थी जिन्हें वो अब और नहीं रोक सकती थी। लेकिन अब मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए नेट एंड एवर फाउंडेशन का ख्याल रखती रहूंगी। मैं तुम्हारी तरह और भी बच्चों की मदद करूंगी और मैं कंपनी चलाती रहूंगी। इसे एक ऐसी जगह बनाऊंगी जो वाकई ज्यादा लोगों की मदद कर सके। मैं उस जिंदगी को भी सच में अपनाने की कोशिश करूंगी जो अब मेरे पास है, और इसमें ह्यूगो भी शामिल है। उस लड़के के लिए भी ये आसान नहीं रहा है। नेट, शायद मैं अपनी बाकी जिंदगी खुद को पूरी तरह माफ न कर सकूं, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करती हूँ, मैं अब खुद को पास्ट में दफन नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी यादों को अपने साथ लेकर अच्छे से, गंभीरता से और पूरी तरह से जीऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम वाकई सिर्फ यही देखना चाहते थे, है ना? उसने अपना सिर उस ठंडी कब्र के पत्थर पर धीरे से टिका दिया, जैसे वो शायद जीवन और मृत्यु के उस पार से कोई जवाब सुन सके। बारिश धीरे धीरे थम गई और बादलों को चीरकर सूरज की एक हल्की किरण सिमेट्री में फैल गई। उसने अभी अभी जो सफेद गुलदाउदी क्रिसैंथेमम्स वहां रखे थे, वे चमक उठे और पंखुड़ियों पर बारिश की बूंदें जगमगाने लगीं। वेनेसा धीरे से खड़ी हुई, अपने भाई की फोटो को एक आखिरी बार देखा और मुड़ गई। उसके कदम अब उतने भारी नहीं थे जितने आने वक्त थे। वे अभी भी धीमे थे, लेकिन अब उनमें थोड़ी ज्यादा स्थिरता थी। सिमेट्री के बगल में चीड़ के पेड़ों के बीच से हवा एक हल्की सरसराहट के साथ गुजरी, जैसे कोई आहो या कोई फुसफुसाहट। आखिरकार शांति मिल गई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे ये कहानी अब यहाँ कुछ देर के लिए रुक सकती है। एक कहानी माफी की, प्रायश्चित की, और इस बारे में कि कैसे कोई शरीर पर लगे अनगिनत जख्मों के साथ भी आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वेनेसा की जिंदगी ने अपने सबसे दर्दनाक और सबसे क्रूर चैप्टर को पलट दिया था,
और अब वो लिखने लगी थी कि आगे क्या होगा। जाहिर है उन नए पेजों पर अभी भी गहरी यादें और तड़प होगी, लेकिन धीरे धीरे उनमें एक शांत और कोमल रोशनी भी दिखने लगेगी जो सिर्फ उसकी अपनी होगी। वेनेसा की जिंदगी की लय भी अब सूक्ष्म रूप से बदलने लगी थी। वो अब भी बिजी थी, लेकिन ये अब खुद को सजा देने वाली पागलों जैसी व्यस्तता नहीं थी। उसने रेगुलर थेरेपी लेना शुरू कर दिया था, खुद को उन उलझे हुए इमोशंस का सामना करने के लिए मजबूर किया जो वो अभी भी अपने पेरेंट्स की मौत को लेकर महसूस करती थी। साथ ही वो नेट के प्रति अपनी अनकंट्रोल्ड प्रोटेक्टिवनेस और उसके बाद आए असीम गिल्ट पर भी काम कर रही थी। ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं था। नींद न आना और इमोशनल तौर पर फिर से टूट जाना अक्सर होता रहता था, लेकिन उसने दांत भींचकर इसे जारी रखा। ह्यूगो के साथ उसके रिश्ते ने भी धीरे धीरे एक नए फेज में कदम रखा। जब से उसे वो पुराना फोटो एल्बम और डायरी के हिस्से मिले थे, उसने पहली बार पहल करते हुए ह्यूगो को एक लंबी ओवरसीज कॉल की। उसने पुरानी उलझनों को समझाने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने बस ईमानदारी से उसे थैंक यू कहा, क्योंकि उसने उसे अतीत के उन दबे हुए कोनों को देखने में मदद की थी जिन्हें वो खुद भूल चुकी थी। उसने ह्यूगो को यह भी बताया कि वो समझती है कि इन सालों में उसने कितनी दूरी और बेचैनी महसूस की होगी। उसने ये साफ कर दिया कि चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो, अब से वे फैमिली हैं। उसे उम्मीद थी कि भविष्य में वो और ह्यूगो धीरे धीरे एक ज्यादा वास्तविक कनेक्शन बना पाएंगे। उसके लगातार इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से नेट एंड एवर फाउंडेशन बढ़ता गया। वो अब सिर्फ आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसने एक प्रोफेशनल मेडिकल सोशल वर्क टीम बनाना शुरू किया ताकि जरूरतमंदों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और एंड ऑफ लाइफ केयर, अंतिम समय की देखभाल दी जा सके। फाउंडेशन के एक एनुअल गाला में एक छोटी लड़की जिसे कभी मदद मिली थी, उसने वेनेसा का हाथ थाम लिया। वो लड़की इतनी जोर से रो रही थी कि उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। प्रेसिडेंट वेंस, थैंक यू, और थैंक यू भाई नेट को भी, आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। उस पल वेनेसा के अंदर जो उठा वो सिर्फ राहत नहीं थी, ये एक अजीब तरह की शांति थी, जैसे नेट की जिंदगी वाकई किसी दूसरे रूप में जारी थी। वो अब भी सिमेट्री जाती थी, पर अब वो हर बार वहां दुख में कैद नहीं होती थी। कभी कभी वो सनफ्लावर्स का बुके ले जाती जो नेट के फेवरेट थे। कभी वो बस वहां थोड़ी देर खामोशी से बैठती और उन्हें बताती कि फाउंडेशन में क्या क्या हो रहा है, या फिर वो कंपनी की परेशानियों के बारे में थोड़ी शिकायत करती, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तब करती थी जब उसका भाई उसके साथ था। एक बार उसने एवर की छोटी कब्र के सामने एक बिल्कुल नया खिलौना रखा और फुसफुसाई, एवर, मेरे लिए उसका ख्याल रखना। वक्त तेजी से बीता और देखते ही देखते 2 साल और गुजर गए। एक दिन बिजनेस फोरम खत्म होने के बाद वेनेसा अचानक होटल की लॉबी में किसी परिचित से मिली। ये रिपोर्टर लिन थे, वही पहले इंसान जिन्होंने वो डायरी ढूंढी थी और उस लाइव स्ट्रीम को होस्ट किया था। रिपोर्टर लिन अब इंडस्ट्री में एक बहुत सम्मानित मीडिया हस्ती बन चुके थे। उनके चेहरे और बालों पर अब उम्र का असर दिखने लगा था। वो मुस्कुराए, आगे बढ़े और पहले उनका अभिवादन किया। उनकी आंखों में एक शांत खोज का भाव था। प्रेसिडेंट वेंस, बहुत समय बाद मिले। वेनेसा ने शांति से सिर हिलाया। रिपोर्टर लिन, बहुत समय बाद मिले। दोनों होटल की कैफे में बैठ गए। कुछ औपचारिक बातों के बाद रिपोर्टर लिन हिचकिचाए और आखिरकार पूछा, प्रेसिडेंट वेंस, इन पिछले कुछ सालों में क्या आप ठीक रही हैं? वेनेसा ने धीरे से अपने कप में कॉफी को हिलाया। खिड़की के बाहर चमकते शहर पर नजर डालते हुए उसने धीरे से कहा, मैं इसे न तो अच्छा कहूंगी और न ही बुरा। मैंने बस खुद के साथ शांति बनाना और अतीत के साथ जीना सीख लिया है। शायद यही बढ़ना ग्रोथ है। बस इसकी जो कीमत मैंने चुकाई वो बहुत ज्यादा थी। उस डायरी ने बहुत से लोगों को बदल दिया, मुझे भी। इसने मुझे बहुत गहराई से समझाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है और परिवार का प्यार कितना भारी हो सकता है। रिपोर्टर लिन ने अपनी आवाज धीमी की। मैं हमेशा थैंक यू कहने का एक सही मौका ढूंढना चाहता था, और साथ ही आई एम सॉरी भी। उस वक्त मैं ही था जिसने उस तरह से सच को सामने रखा था। वेनेसा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप ही थे जो नेट की आखिरी आवाज मुझ तक लाए। वो दर्दनाक था, हाँ, लेकिन उस डायरी के बिना मैं शायद उस झूठ के अंदर हमेशा के लिए जीती रहती जो मैंने खुद के लिए बनाया था, और वो उसके लिए सबसे क्रूर बात होती। कुछ पल की खामोशी के बाद रिपोर्टर लिन ने आखिरकार अपना मन बना लिया। उन्होंने अपने ब्रीफकेस से एक थोड़ा पीला पड़ चुका क्राफ्ट पेपर का लिफाफा निकाला। फिर उन्होंने उसे टेबल पर धीरे से वेनेसा की तरफ सरका दिया। वेनेसा ने कंफ्यूजन में उन्हें देखा। ये क्या है? रिपोर्टर लिन ने शांति से समझाया। ये उस वक्त नेट के सामान के बीच डायरी के साथ मिला था। उस वक्त मुझे नहीं लगा कि इसे देने का सही समय है, इसलिए मैंने इसे इन सालों में अपने पास संभाल कर रखा। पर अब मुझे लगता है कि ये आपको सौंपने का सही वक्त है। वेनेसा ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन रुक सी गई है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर कोई लेटर नहीं था। ये एक कलर ड्राइंग थी जो समय के साथ थोड़ी फीकी पड़ गई थी। वो पेपर साफ तौर पर किसी नोटबुक से फाड़ा गया था और उसके किनारे ऊबड़ खाबड़ थे।
उस पर कलर पेंसिल से एक सीन बना हुआ था जिसकी हर डिटेल बहुत सावधानी से तैयार की गई थी। आसमान नीला था, सूरज चमक रहा था और जमीन नरम हरी घास से ढकी थी। पॉनीटेल वाली और एक उज्जवल मुस्कान वाली एक लड़की, साफ तौर पर छोटी वेनेसा, एक हाथ से छोटे नेट का हाथ थामे थी और दूसरे से एक हल्के पीले कुत्ते एवर को पकड़े थी। उनके पेरेंट्स उनके पीछे खड़े थे और उनके चेहरों पर सच्ची खुशी की मुस्कान थी। ड्राइंग के ऊपरी बाएं कोने में टेढ़े मेढ़े लेकिन बहुत ईमानदारी से लिखे शब्द थे, मेरा परिवार, नेट की विश। मुझे उम्मीद है कि मेरी सिस्टर हमेशा खुश रहेगी। और पेज के पीछे की तरफ गहरे रंग की स्याही में बाद में एक और लाइन जोड़ी गई थी जो छोटी और थोड़ी बिखरी हुई हैंडराइटिंग में थी, सिस, आई एम सॉरी। आंसुओं ने तुरंत वेनेसा की नजर धुंधली कर दी। ऐसा लगा जैसे वो उस लड़के को फिर से देख पा रही हो, वही लड़का जिसे बीमारी ने जिंदगी के आखिरी दौर में सिर्फ खाल और हड्डियों तक सीमित कर दिया था, जो उस दर्द को सहते हुए कांपते हाथों से वो एक एक स्ट्रोक बना रहा था, उस पुनर्मिलन रियूनियन को चित्रित कर रहा था जिसे वो अपने दिल में सबसे ज्यादा चाहता था, जिसे वो कभी जी नहीं सका। उसके मन में कोई नाराजगी नहीं थी, सिर्फ माफी और प्यार था। वेनेसा ने उस पतले कागज को कसकर थाम लिया जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। जब आंसुओं की बूंदें एक एक करके उस ड्राइंग पर गिरने लगीं तो उसने जल्दी से अपनी उंगलियों से उन्हें पोंछ दिया। उसे डर था कि कहीं उसके भाई की छोड़ी हुई आखिरी निशानियां धुंधली न हो जाएं। वेनेसा आंसुओं के बीच ऐसे बोली जैसे वो रिपोर्टर लिन और खुद से बात कर रही हो। वो पूरे समय सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रहा था। रिपोर्टर लिन की आंखें लाल थीं और उन्होंने शांति से सिर हिलाया। उस रात वेनेसा ने उस ड्राइंग को सावधानी से फ्रेम करवाया। फिर उसने उसे अपनी स्टडी में डायरी की फोटोकॉपी के बगल में रख दिया। वो काफी देर तक उनके सामने खड़ी रही। आने वाले दिनों में वेनेसा वही प्रेसिडेंट वेन्स बनी रही जो बिजनेस की दुनिया को हिला सकती थी। वो नेट एंड एवर फाउंडेशन की एक मजबूत फाउंडर भी बनी रही, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक जगह हमेशा उस 18 साल के लड़के और उस छोटे कुत्ते के लिए कोमल बनी रही जो उसके साथ रहा था। उसने अब भूलने की कोशिश करना छोड़ दिया था, इसके बजाय उसने याद रखना चुना। उस गहरे प्यार को अपने साथ लेकर वो इस दुनिया में चलती रही, अपनी तरफ से उस तरह जीने की पूरी कोशिश करती रही जैसा नेट उसे देखना चाहता था। वो जानती थी कि जिंदगी के बारिश वाले मौसम फिर से आ सकते हैं, लेकिन अपने दिल में उसने अपने लिए और नेट के लिए भी एक शाश्वत, इटर्नल और गर्म छतरी खोल ली थी। इस कहानी का अंत पूरी तरह से सुखद, हैप्पी एंडिंग नहीं था, लेकिन कम से कम यह एक ऐसी पूर्णता तक पहुंचा जो वास्तविक थी। जख्मों के साथ ही सही, वेनेसा की जिंदगी धीरे धीरे एक नई सामान्य स्थिति, न्यू नॉर्मल में आ गई। वो ड्राइंग जिसे मेरा परिवार, माय फैमिली कहा गया था, उसके दिल के सबसे ठंडे कोने में चमकती रोशनी की एक छोटी सी किरण बन गई। इसने उसके दुख को मिटाया नहीं, लेकिन किसी तरह उसके गिल्ट के सबसे तीखे हिस्से को नरम कर दिया। उसे आखिरकार समझ आया कि नेट ने उसके लिए जो छोड़ा था वो कभी सिर्फ दर्द और पछतावा नहीं था। उसने उसे शुद्ध प्यार और दुआएं भी दी थीं जो उतनी ही साफ थीं। उस एहसास ने आखिरकार वेनेसा को वाकई आगे बढ़ते रहने की ताकत दी। उसने अपनी जिंदगी की प्लानिंग और भी सक्रिय रूप से शुरू की। खुद को सिर्फ काम में डुबोने के बजाय उसने फिर से ऑयल पेंटिंग शुरू की जिसे वो बचपन में पसंद करती थी, और यहाँ तक कि उसने वीकेंड क्लास के लिए भी साइन अप किया। स्टूडियो में टारपिंटाइन की गंध, कैनवस पर ब्रश चलने का एहसास, इन सब ने उसे वो शांति दी जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। वो लैंडस्केप और स्टिल लाइफ पेंट करती थी, लेकिन कभी इंसान नहीं, खासकर परिवार तो बिल्कुल नहीं। वो ड्राइंग नेट का इकलौता मास्टरपीस था। वो उसकी नकल करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और न ही वो चाहती थी। ह्यूगो के साथ उसका रिश्ता भी और ज्यादा स्वाभाविक, नेचुरल हो गया। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद ह्यूगो ने घर लौटने और वहीं अपना फ्यूचर बनाने का फैसला किया। वो वेंस ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, इसके बजाय उसने अपनी काबिलियत से एक टेक स्टार्टअप में अपनी जगह बनाई। वेनेसा ने उसके इस फैसले का सम्मान किया। जब भी वो अपने करियर को लेकर उलझन में होता, वो उसे एक अनुभवी मार्गदर्शक की तरह सलाह देती, न कि उसके लिए फैसले लेती। समय समय पर वे साथ में खाना खाते और काम और जिंदगी के बारे में बातें करते, बिल्कुल उन भाई बहनों की तरह जो एक दूसरे के साथ सहज हो गए हों। एक बार ह्यूगो अपनी गर्लफ्रेंड को उससे मिलवाने लाया और वो लड़की जाहिर तौर पर नर्वस थी। वेनेसा ने बस धीरे से मुस्कुराकर उसे एक शगुन, रेड एनवेलोप थमाया और कहा, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना और एक दूसरे के प्रति धैर्य रखना। उस पल वो ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि अगर नेट यहाँ होता तो शायद एक दिन वो उसकी सिस्टर के रूप में भी बिल्कुल ऐसा ही पल जीती। नेट एंड एवर फाउंडेशन का प्रभाव बढ़ता गया और जल्द ही उसने देश के टॉप मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो अर्ली लीवर कैंसर स्क्रीनिंग और टारगेटेड ड्रग रिसर्च को फंड कर रहे थे। वेनेसा अब सिर्फ पैसा देने वाली इंसान नहीं थी, वो खुद कुछ प्रोजेक्ट डिस्कशंस में हिस्सा लेती थी और एक पेशेंट के परिवार के सदस्य के नजरिए से सुझाव देती थी। एक प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग में एक यंग रिसर्चर ने उत्साह के साथ एक नई डिटेक्शन टेक्नोलॉजी प्रेजेंट की। उस टेक्नोलॉजी में लीवर कैंसर के अर्ली डिटेक्शन रेट को 30% तक बढ़ाने की पोटेंशियल थी। वेनेसा ने शांति से सुना, लेकिन उसकी आंखें भर आईं।
उसे याद आया कि जब नेट को डायग्नोज हुआ था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी हथेली में नाखून गड़ाए और इमोशंस के उस उफान को वापस दबा दिया। काश उस वक्त इसे जल्दी पकड़ने का कोई मौका मिला होता। इस ख्याल ने उसे इस तरह की रिसर्च को सपोर्ट करते रहने के संकल्प को और मजबूत कर दिया। जिंदगी इसी तरह शांति से बहती रही जब तक कि एक पतझड़ की दोपहर वेनेसा को एक केयर फैसिलिटी से फोन नहीं आया। इस बार ये ह्यूगो के बारे में नहीं था, ये समर के बारे में था। मिस समर बीमार पड़ गई हैं। यह सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है और हालत बहुत उम्मीद भरी नहीं लग रही है। वेनेसा ने तुरंत अपने सारे काम कैंसिल किए और खुद ड्राइव करके उस छोटे शहर पहुंची। हॉस्पिटल के कमरे में कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट की वही हल्की गंध थी। समर अब वेनेसा की यादों से कहीं ज्यादा दुबली हो गई थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी साफ और जिद्दी थीं। जब समर ने वेनेसा को देखा तो उसने एक कमजोर मुस्कान दी। प्रेसिडेंट वेन्स, आप आ गईं। वेनेसा बेड के पास बैठ गई और धीरे से उसका पतला हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। मुझे वो मत कहो, बस वेनेसा कहो। लेकिन समर ने अपना सिर हिलाया और अपनी सांसें संभालने के बाद ही बोली, मुझे इसकी आदत है। इसके अलावा आप वाकई प्रेसिडेंट वेन्स हैं। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैंने बहुत समय तक सोचा है और मुझे लगता है कि मुझे आपको ये बताना ही होगा। वेनेसा का दिल तुरंत बैठ गया। कहो। समर की नजरें खिड़की की तरफ मुड़ गईं, जैसे वो किसी पुरानी याद तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। नेट के मरने से पहले उसने वाकई आपके लिए कुछ शब्द छोड़े थे। उस दिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो भयानक दर्द में था, पूरे समय अर्ध चेतना, हाफ कॉन्शियस में था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सिस्टर समर, अगर मेरी सिस्टर को कभी एक दिन सब कुछ पता चल जाए तो उसे मेरी तरफ से यह कहना। समर वहां रुकी, उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। वेनेसा ने जल्दी से पानी उठाया और उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन समर ने धीरे से मना किया और अपनी बात जारी रखने की जिद की। उसने कहा उसे कहना कि वो बहुत लंबे समय तक शोक न मनाए। उसे कहना कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ ले जो उसके साथ रह सके। उसे उस तरह अकेला मत रहने देना जैसे मम्मी पापा उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। और उसे कहना कि वो गर्म खाना खाया करे। उसकी आवाज और भी कमजोर होती गई, यहां तक कि आखिरी शब्द तो इतने धीमे थे कि सुनाई भी नहीं दे रहे थे। वेनेसा के चेहरे से खामोशी से आंसू गिर रहे थे। ज्यादा लंबे समय तक शोक मत मनाना, किसी को ढूंढ लेना, गर्म खाना खाना। तो दुनिया में ये नेट की आखिरी चिंता थी। अपने आंसुओं को रोकते हुए वेनेसा ने अपना सिर झुकाया और अपना चेहरा समर की हथेली में छिपा लिया। वो पागल बच्चा, समर ने धीरे से कहा। उसने कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया। वो हमेशा कहता था कि उसकी सिस्टर दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर है। कुछ दिनों बाद समर का शांति से देहांत हो गया। वेनेसा ने उसे नेट की कब्र से ज्यादा दूर नहीं दफनाया और वहां सनफ्लावर्स का एक बुके रखा। धीमी आवाज में उसने कहा, अब तुम आखिरकार उससे मिलने जा सकती हो। इसके बाद वेनेसा ने खाने पीने को गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने अपने लिए सूप बनाने के लिए किसी को काम पर रखा और कभी कभी वो खुद भी खाना बनाने की कोशिश करती। किचन से उठने वाली वह गर्माहट हमेशा उसे अजीब तरह से सुकून देती थी। एक शाम गोधूली के समय ह्यूगो ने ये बताने के लिए कॉल किया कि उसका प्रोजेक्ट सफल रहा है। उसकी आवाज युवा ऊर्जा से भरी हुई थी। ह्यूगो की बातें सुनते हुए वेनेसा को पता भी नहीं चला और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। फोन काटने के बाद वो स्टडी में गई और उस ड्राइंग को देखा जिसका नाम था मेरा परिवार। इस बार वो रोई नहीं, उसने बस एक शांत वादा किया, मैं अच्छी तरह जीऊंगी, मैं आगे बढ़ती रहूंगी, उस सारे प्यार को लेकर जो तुमने मेरे लिए छोड़ा है। वो अभी भी सिमेट्री जाती थी, लेकिन अब ये पुराने दोस्तों से मिलने जैसा महसूस होता था। वो चाय का एक थर्मस ले जाती, बैठ जाती और खामोशी से बताती कि हाल ही में क्या क्या हुआ है। बाद में उसने मेरा परिवार वाली ड्राइंग को अपने बेडरूम में लगा लिया, जहां वो उसे याद दिलाती रहती थी कि प्यार ने उसे कभी नहीं छोड़ा। नेट एंड एवर फाउंडेशन ने अब तक लाखों लोगों की मदद की थी और अकेले अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ने अनगिनत जिंदगियां बचाई थीं। जब भी उसे ऐसी कोई खबर मिलती, वेनेसा के अंदर का पछतावा थोड़ा और हल्का हो जाता। एक इंटरनेशनल फिलैंथ्रोपी फोरम में किसी ने एक बार कहा था कि नेट एंड एवर नाम के पीछे एक गहरा पूर्वी विचार, ईस्टर्न आइडिया छिपा है। मरे हुए लोगों को याद रखना अंत में जीवित लोगों को संजोना सीखने का एक तरीका है। वेनेसा ने एक शांत और राहत भरी मुस्कान दी। हाँ, वाकई यही वो रास्ता बन गया जिस पर मैं चलती रही। इसके बाद ह्यूगो का प्रोजेक्ट वाकई सफल रहा और देखते ही देखते उसने टेक की दुनिया में अपना नाम बना लिया। बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड लिन वेई को वेनेसा से मिलवाने लाया। उस लड़की ने जो ब्रेस्ड पोक बनाया था उसमें किसी तरह उनकी मां के हाथों वाला स्वाद था। और लंबे समय के बाद पहली बार वेनेसा के दिल में एक छोटी सी गर्माहट उठी। 10 साल बीत गए। वेनेसा के बालों में चांदी जैसी सफेदी झलकने लगी थी और उसकी आंखें और भी शांत और स्थिर हो गई थीं। उसने धीरे धीरे अपनी पावर्स दूसरों को दे दी और अपनी एनर्जी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और चैरिटी के काम पर लगानी शुरू की। उसने अपने गार्डन को सनफ्लावर्स और सफेद गुलदाउदी से भर दिया।
बाद में एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर ने उससे कांटेक्ट किया जो नेट एंड एवर फाउंडेशन की कहानी पर फिल्म बनाना चाहता था। काफी देर की खामोशी के बाद वो मान गई, लेकिन एक शर्त पर कि इसे सच दिखाया जाए और फोकस उन असली कामों पर रहे जो फाउंडेशन कर रहा था। कैमरे के सामने वो हमेशा की तरह शांत और प्रोफेशनल थी, और जब भी वो फाउंडेशन के बारे में बात करती उसकी आंखों में एक चमक होती। किसी ने एक बार उससे पूछा, आप आखिरकार उस अंधेरे से बाहर कैसे आईं? उसने शांति से जवाब दिया, मैं उससे बाहर नहीं आई, मैंने उसे अपने साथ लेकर चलना सीख लिया। हम जिनसे प्यार करते हैं वे आखिरकार हमारा हिस्सा बन जाते हैं। मेरे लिए नेट और एवर का मतलब है दुख को आगे लेकर जाना और उसे जिंदगी को जारी रखने के और मौकों में बदल देना। जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो इसका रिस्पॉन्स शांत लेकिन बहुत गहरा था। वेनेसा की कहानी बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि टूट जाने के बाद खुद को दोबारा कैसे खड़ा किया जाता है। ह्यूगो की शादी के दिन वेनेसा स्टेज के नीचे बैठी दूल्हा दुल्हन को देख रही थी और फिर उसने उस सीट की तरफ देखा जो नेट के लिए खाली छोड़ी गई थी। धीमी आवाज में वो बुदबुदाई, कुछ लोग भले ही यहाँ मौजूद न हों, पर मैं जानती हूँ कि वे हमारे लिए अभी भी खुश हैं। नेट, तुम्हारी सिस्टर अच्छी तरह जिएगी। वक्त के साथ वेनेसा दादी बन गई और उसने अपनी पोती न्यानशिंग को अपनी बाहों में लिया। उस छोटी लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे नेट की याद दिलाता था। वो अक्सर सनफ्लावर गार्डन के बीच से स्ट्रोलर ले जाती और फूलों के बीच धीरे धीरे चलती। वो अपना सिर झुकाती और फुसफुसाती, देखो वहां तुम्हारे ग्रैंड अंकल हैं और एवर भी, वे दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जब न्यानशिंग 3 साल की हुई उसने पहली बार साफ आवाज में दादी कहा और वो नन्ही कोमल आवाज वेनेसा के दिल को छू गई। इसके बाद वेनेसा उसे परियों की कहानियां सुनाने में ज्यादा वक्त बिताने लगी, हालांकि उसने कभी वो एक नाम जोर से नहीं लिया। जब तक वेन्स ग्रुप पूरी तरह से इंडस्ट्री का बेंचमार्क बन चुका था, नेट एंड एवर फाउंडेशन भी एक बहुत विशाल संस्था बन चुकी थी। वेनेसा धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली गई, शांति से गार्डन की देखभाल करती और फूलों को खिलते और मुरझाते देखती। एक दिन न्यानशिंग ने आसमान के सबसे चमकते सितारे की ओर इशारा किया और कहा, दादी, वो तारा कितना चमक रहा है। वेनेसा धीरे से मुस्कुराई और बोली, शायद तुम्हारे ग्रैंड अंकल ऊपर से हमें देख रहे हैं। उसके 70वें बर्थडे पर ह्यूगो ने उसे एक हाथ से बना फोटो एल्बम दिया। इसके सबसे पहले पेज पर मेरा परिवार वाली ड्राइंग की एक कॉपी थी और उसके बगल में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, ग्रैंड पापा, ग्रैंड मम्मी, ग्रैंड अंकल, एवर और मैं। आखिरी के कुछ पेज जानबूझकर खाली छोड़े गए थे और उनके बीच एक नोट था, आने वाले दिनों में चलिए इसे साथ मिलकर भरते हैं। वेनेसा ने अपनी उंगलियां उन तस्वीरों पर धीरे से फेरी। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान बनी रही। उस तोहफे ने उसे आखिरकार पूरी तरह समझा दिया कि नेट को कभी भुलाया नहीं गया था। वो बस एक बहुत ही कोमल रूप में परिवार की यादों का हिस्सा बन गया था। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में वेनेसा ने एक एक करके पुरानी चीजों को सहेजना शुरू किया, उन पर सावधानी से लेबल लगाए ताकि किसी दिन न्यानशिंग समझ सके कि ये परिवार कहाँ से आया था और ये किस रास्ते पर चला था। आखिरकार चैरिटी और रेस्क्यू के काम में अपनी जिंदगी समर्पित करने वाली प्रेसिडेंट वेंस का शांति से निधन हो गया। आंखों में आंसुओं के साथ उनकी आखिरी फुसफुसाहट थी, मम्मी, पापा, नेट, तुम लोग मुझे लेने आए हो। आई एम सॉरी, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाम रही। उनके पास मौजूद हर कोई खामोश हो गया। किसी ने भी एक बुजुर्ग महिला को इतने दुख के साथ रोते नहीं देखा था। और फिर भी जब वो आखिरकार विदा हुई तो उनके चेहरे पर शांति थी और एक बच्चे जैसी हल्की संतुष्ट मुस्कान थी।